मैंने कहा यार पापा हम ओबीसी क्यों नहीं है। देखो नॉर्मल अपने जैसी मिडिल क्लास जेंट्री में अगर आप ये बोलोगे कि अरे मैं एक एमएनसी में जॉब करता हूँ और मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ, बट वहीं अगर आपके साइड में कोई बैठ के बोलेगा कि अरे मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत ज़्यादा हो जाएगी। लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ आजकल क्या हो रहा है कि लोग बहुत गुरु करने लगे, जो गुरुजी ने कह दिया वो कर दिया। कि कुछ गुरु क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे पेपर पे लिख देते हैं, कुछ बंदा आता है वो पेपर पे लिख के रखते हैं कि अच्छा ये और ये कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। कि भाई अगर तुमको ये करना आ गया तो भगवान तो तुम ही हो गए। बीटेक के टाइम में 1-2 बार हमने अपने कॉलेज के सर्वर्स हैक किए थे और उस पर कुछ लिख दिया था, मतलब फाइन वगैरह भी भरा था उस टाइम में। बीटेक एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपने कर लिया तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो आप डेवलपमेंट करो, बट ये कि अगर आप एक नॉर्मल सी कोडिंग लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट से बेटर कुछ भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि एआई का फ्यूचर क्या है? क्या ऐसा फ्यूचर हो सकता है जहां पर सच में एकदम रोबोट्स अपने आप में एक इकोसिस्टम चला रहे हो बना के? यार वो फ्यूचर पॉसिबल है और वो 100% आएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू दी शो बिजनेस। माय नेम इज सौरभ खासपुरी एंड आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं अपने इस एपिसोड के अंदर, बिकॉज आज हम एक गेस्ट को लेके आए हैं जो कि सीनियर टेक्निकल लीड है एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसी के अंदर। एंड इन्होंने जो नॉलेज पाई है, जो एक्सपीरियंस इनका रहा है, वो हमारे व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ओवर हियर। Why? One more reason I'm giving you why he is here, that is because he has started his career from 15,000 rupees per month. 15,000 की सैलरी से इन्होंने स्टार्ट करा है एंड इन्होंने 6 साल के अंदर 1600% का ग्रोथ पाया है। 1600% का ग्रोथ गाइस इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। तो ये ग्रोथ उनको कैसे मिला, क्या क्या इन्होंने करा, और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज इस पॉडकास्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में, दैट इज़ ही हैज़ ऑल्सो क्लियर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट इन्होंने उस चीज़ को आगे परस्यू नहीं करा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वो भी हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं करा, क्या हुआ था, क्या रीजंस थे, एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये कैसे आए, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करी हैं जो हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अनुज शर्मा। हाय अनुज, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, ग्रेट, थैंक यू। सो अनुज, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जर्नी कैसी रही टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर, क्या आपने एक्सपीरियंस करा? सो ये पूरा जर्नी में आप लोग प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। यार बेसिकली टेक्निकली तो मैं स्टार्ट हुआ था आफ्टर माय बीटेक। बीटेक के टाइम में अपन कोड लिखा करते थे और कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते थे। जैसे कि 1-2 बार हमने अपने कॉलेज के सर्वर्स हैक किए थे और उस पर कुछ लिख दिया था। राइट। जैसे जीमेल का लॉगिन पेज आपने देखा होगा, आज के टाइम में वो काफ़ी कस्टमाइज्ड हो गया। बिल्कुल। बट एक टाइम हुआ करता था जब वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हुआ करता था कि आपको डायरेक्टली जाना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और नीचे साइन इन का बटन। राइट। तो अपन लोगों ने कुछ चेंज कर दिया था वहाँ पे, यूज़र नेम की जगह नाम बोल बे लिख दिया था और ये सब कर दिया था। और ये कॉलेज में अपने सर्वर पे टाइम में, या ओके। तो उसके लिए हमने बहुत ही मतलब फाइन वगैरह भी भरा था उस टाइम में जब पैसा नहीं हुआ करता था। तब हमने फाइन वगैरह दिया था, तो तब हमें अकल आई कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, मतलब एथिकल नहीं है ये सब चीज़ें, ये टर्म्स एथिकल एंड ऑल हमने जब सीखा, जब हम कॉर्पोरेट में एंटर कर गए प्योरली। ओके। और उसके बाद हमें ये सब चीज़ें पता लगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी होती, बट वो हमने की थी अपने टाइम में। तो ऐसी ही चीज़ें कर करके हम थोड़े टेक्निकली साउंड हुए। बट क्या हुआ कि जैसे ही टेक्निकली अपन साउंड हुए, बीटेक ख़त्म हुई, जॉब लग गई, करने लगे, तो थोड़ा मज़ा नहीं आया। अच्छा। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में जॉब लगी वो ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके अंदर आपको मतलब प्री डिफाइंड चीज़ें ही करनी थी। ओके। कि आपके पास एक मतलब बेसिकली आई वर्कड इन अ कंपनी दैट प्रोग्राम सर्वेज। आपने सर्वेज सुना होगा, जैसे अगर गूगल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, देयर इज अ सिनेरियो कि ये लोग पहले सर्वेज कराते हैं। राइट। कि ऑनगोइंग प्रोडक्ट्स में क्या कमी है और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए एक नीश कस्टमर्स होते हैं इनके। राइट। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे कोई डेंटल इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको एक टूथपेस्ट या फिर टूथब्रश लॉन्च करना है, तो यू नीड टू हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स,
जो कि आपको बता पाएंगे कि आपके पुराने प्रोडक्ट में क्या खराब था, आप क्या अच्छा कर सकते हो, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करें। तो उसके लिए वो लोग सर्वेज करते हैं। तो उन सर्वेज को मैं प्रोग्राम किया करता था। तो एक टूल हुआ करता था IBM का, उसको हम उस पे प्रोग्रामिंग करते थे। तो दैट वाज अ बेसिक, मतलब मुझे लगा कि ये एक प्रोसेस जॉब है यार। अच्छा। कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको उसको प्रोग्राम कर देना है और आपको उसे टैबलेट में या फिर सिस्टम पे या लैपटॉप पे यूजर्स के पास ले जाना है और सर्वे भरवाने उनसे। राइट। तो मैंने 8 या 9 महीने वहाँ जॉब की और उसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया कि नहीं भाई ये सब तो अपन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अपने को तो कुछ बनाना है यार। ये तो बना बनाया है, राइट, इसमें को तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही हाँ, बेसिकली उसमें। हाँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है। फिर फ्रॉम द बैकग्राउंड मेरी मदर की गवर्नमेंट जॉब है और मेरे फादर का बिजनेस था। तो फिर कहीं से बात उड़ी कि यार गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बिल्कुल, जो जनरली बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन हमारे लोगों के अंदर। राइट। क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मल अपने जैसी मिडिल क्लास जेंट्री में अगर आप ये बोलोगे कि अरे मैं एक MNC में जॉब करता हूँ और मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ, बट वहीं अगर आपके साइड में कोई बैठ के बोलेगा कि अरे मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत ज्यादा हो जाएगी। सही बात है। ये आपने देखा होगा कि हाँ अरे यार गवर्नमेंट जॉब है, अरे वाह। तो उस लाइन में हम भी चल पड़े। अच्छा। थोड़े बहुत एवरेज स्टूडेंट थे अपन, तो साइंस से पढ़े हुए थे, तो वो सब अपना थोड़ा स्ट्रांग था, रीजनिंग एंड ऑल, तो अपन भी उस लाइन में चल पड़े। मैंने 2 बार IBPS का बैंक PO क्रैक किया। वाह, नाइस। बैक टू बैक 2015 एंड 2016 में मैंने क्रैक किया और मैं उसके लास्ट स्टेज तक गया। मतलब उसके अंदर पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर आप इंटरव्यू दे पाते हो जब आप दोनों क्रैक कर लेते हो कट ऑफ्स के साथ। तो मैंने दोनों बार इंटरव्यू दिया। एक बार मैं 0.25 मार्क्स से रह गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अरे यार 0.25 मार्क्स कितने होते हैं। फाइनल मेरिट में मैं 0.25 मार्क्स से रह गया। तो फिर मैंने ये सोचा यार कि नहीं, एक ट्राई और देते हैं। मैंने एक और ट्राई दिया। सेकेंड टाइम में 1.75 मार्क्स से रह गया। अच्छा। तो मुझे समझ आया कि भाई गवर्नमेंट जॉब जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। ओके। आप सब कुछ कर लोगे, एंड में आके कुछ ना कुछ फंस जाएगा। उस दिन मैंने मतलब कि जब मेरा सेकंड रिजल्ट आया तो मैंने घर आके पापा से डिस्कस किया। मैंने कहा यार पापा हम OBC क्यों नहीं है? अगर हम OBC भी होते तो आज गवर्नमेंट जॉब होती। सही बात है। तो पापा बोले कैसी बातें कर रहा है, छोड़, डिमोटिवेट मत हो, ये वो कोई बात नहीं, जिंदगी चलती रहती है ऐसे वैसे। तो घर वाले इंटरेस्टेड थे कि तू एक और चांस दे। अच्छा। बट मैं अपने आप को एक और चांस नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे दिख गया था कि मतलब चलता चला जा रहा है, टाइम पैसा सब वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फिर छोड़ दिया उसे। अच्छा। छोड़ के फिर मैंने थोड़ा मतलब अपना ब्रशअप किया कि हाँ भाई जॉब लगने के लिए, टेक्निकल डेवलपर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो डेवलपर, मैं अगर बात करूं कि जैसे डेवलपर वाला एक सिनेरियो की ऑलरेडी बीटेक करा, वहां पर भी आपने कोडिंग वगैरह करी होगी, उसके बाद फिर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर जब आप दोबारा आ रहे थे, तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उस तरफ दोबारा से अट्रैक्शन आया और दोबारा से फिर सोचा कि भाई चलो टेक इंडस्ट्री के अंदर मूव करते हैं? यार क्या था कि शुरू से ना माइंड बहुत लॉजिकल था। आप तो मेरे साथ भी रहे हो, बिल्कुल, तो आप तो जानते हो। तो माइंड बहुत लॉजिकल था, शार्प था। लॉजिक बहुत जल्दी आ जाते हैं माइंड में। लॉजिकल आदमी के लिए डेवलपमेंट फील्ड इज द बेस्ट फील्ड, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आप लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते रहोगे। आप पाइथन में कोडिंग कर लो, आप जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर लो, .NET में C# कोड करो, आप जावा कोड करो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, कुछ भी आप कोड करो, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होते हैं। राइट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ वो चेंज होता है। ओके। लॉजिक्स सेम रहते हैं हमेशा। आपको एक टास्क करना है, कहीं से डेटा उठा के लाना है और कहीं दिखाना है, उसके अंदर मैनिपुलेशन करना है, वो सब आप लॉजिक्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो और लॉजिक्स वही लगा सकता है जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है। राइट। तो अपनी थी। तो हमने कहा कि यार अब जाके बेसिकली मैं स्किप हो गया। मैं YMCA से मैंने PGDM भी किया था फाइनेंस में। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। राइट राइट राइट। तो उधर चला जाए। उसमें मेरे को कुछ खास सक्सेस नहीं दिखा, क्योंकि पीपल आर वर्किंग एज एनालिस्ट, लोग एनालिस्ट लगते हैं। फिर उसके बाद मतलब जो मेरे को अचीव करना था वो चीज़ नहीं थी उसमें। मुझे ये लगता था कि एनालिस्ट बनेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियल ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, बट मुझे नहीं दिखा फिर। अच्छा। तो मैंने उसको स्किप किया और मैं डेवलपमेंट में आया वापस। थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू क्रैक हो गया पहले टाइम में ही, क्योंकि यार इंटरव्यू में, फ्रेशर के इंटरव्यू में वो क्या पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा कि भाई लिखना आता है। सही बात है। वो आता था। तो अपन ने लिख के दिखा दिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, जॉब मिल गई। अब चलने लगे रास्ते पे, तो फिर ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हुए, क्योंकि अब बीटेक पास आउट हुए बहुत टाइम हो गया था, जो कोडिंग प्रैक्टिस थी वो छूट गई। राइट। तो फिर उसको बनाना पड़ा वापस कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा कुछ। तो थोड़ी मेहनत की,
और चीज़ें समझ आने लगी। ओके। अब चीज़ें इस तरीके से समझ आई कि अब अपन तो ऑलरेडी सीनियर है, सही 5 साल का गैप हो गया है, हाँ अब फ्रेशर्स के साथ बैठ रहे हैं, Right. उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। तो हम जो काम वो 1 हफ्ते में कर रहे हैं हम 2 दिन में कर ले रहे हैं। तो वो जेलस हो रहे हैं कि भाई तुम पहले सीख लेते हो, हमें सीखने नहीं देते हो, अच्छा। तुम आगे बोल देते हो ये तो हो गया वो तो हो गया, ऐसे नहीं चलेगा काम। राइट। ये स्किल देखा मेरे कंपनी वालों ने और उन्होंने मुझे डिप्लॉय कर दिया अपने क्लाइंट के पास कि भाई ठीक है बंदा रेडी है, डिप्लॉय करो। ओके। वहाँ मुझे एकदम ओपन प्लेटफॉर्म मिला। बेसिकली आई एम ए शेयर पॉइंट डेवलपर। ओके। तो शेयर पॉइंट के 2 वर्जन्स होते हैं, एक शेयर पॉइंट ऑनलाइन और एक शेयर पॉइंट ऑन प्रेमाइस। Okay. उस टाइम क्या हो रहा था, जिस टाइम मैंने जॉब करनी स्टार्ट की कि इवोल्यूशन आ रहा था, ऑन प्रेम से लोग ऑनलाइन की तरफ भाग रहे थे। जहां मैं गया, मुझे डिप्लॉय किया तो मुझे एकदम ओपन प्लेटफॉर्म मिला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले बंदे नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इज पुशिंग कि भैया मॉडर्न 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 मॉडर्न, बट मार्केट में डेवलपर्स नहीं है। राइट। तो कंपनीज कैसे मूव करेंगी? सही बात है। तो हमने रुख लिया कि भाई अपन तो मॉडर्न करेंगे, ओके। ऑनलाइन में जाएंगे। राइट राइट राइट। हम ऑनलाइन में जाने शुरू हुए और पहली कंपनी थी अपनी और पूरा उन्होंने ओपन स्पेस दिया कि जो जैसे कर सकते हो ना करो भाई। अच्छा। आई वॉज द फर्स्ट डेवलपर जिसने वहां पे मतलब शेयर पॉइंट का मॉडर्न एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय किया था। ओके। उनके टेनेंट में। कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, वो ऐप बहुत सही चली। वाह नाइस। तो उन्होंने भी पूरा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मैंने ही कर दिया, बट लोग थे साथ में, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी हेल्प की। बट हाँ मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया कि हाँ भाई चलो तुम सही जा रहे हो। नाइस। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आज भी मैं वही काम करता हूँ, आज भी मतलब मैं कोड लिखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोड लिखना। चैलेंजेस फेस करना इज़ वेरी गुड। राइट। जब तक आप नहीं फेस करोगे बिल्कुल तब तक आप सिर्फ बैठे रहोगे। सही बात है, सही बात है। तो इसीलिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो आप डेवलपमेंट करो, क्योंकि डेवलपमेंट से आप हमेशा स्मार्ट रहेंगे, क्योंकि यू नीड टू बी अपडेटेड एवरी टाइम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 महीने पहले कोड लिखा था और आप बैठ गए यार ठीक है यार लिख दिया ना छोड़। आपको रोज चेक करना पड़ेगा, रोज अपडेट्स हैं। रिएक्ट रोज अपडेट्स पुश कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट रोज अपडेट्स पुश कर रहा है। तो अपडेट्स पुश होने से क्या होता है कि जैसे जो चीज चल रही थी वो एकदम से बंद हो गई। राइट। आपको नहीं पता लग रहा क्यों बंद हो गई, क्यों? क्योंकि आप अपडेटेड नहीं हो। राइट। वो लोग कहीं ना कहीं वो अपडेट डालते हैं कि हमने ये चीज अपडेट कर दिया ऐसे, बट लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार छोड़ना यार, बन गया ना एक बार चल रहा है छोड़ दो। तो उन अपडेट्स के साथ आपको रेडी रहना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीजें हो रही हैं। तो आपको प्लान बनाना पड़ता है कि ठीक है अगर ये चीज ऐसे हो जाएगी तो हमको इस चीज को कन्वर्ट करके वैसा करना पड़ेगा ओके सिनेरियो में एग्जिस्ट करने के लिए। राइट। नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, सिंपल सी बात है। सही बात है। तो वही सब अभी चल रहा है लाइफ में। ओके ग्रेट। और अच्छा चल रहा है। चलिए नाइस। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बात करते हैं कॉलेज की। तो वो बीटेक कर रहे हो? हाँ हाँ। राइट। तो बीटेक मैं अगर बात करूं, बीटेक कॉलेज के अंदर बीटेक करना एक अपने आप में ना एक बहुत अच्छा टाइम भी कहा जाता है। कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, जैसे आईआईटी भी काफ़ी लोग जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इवन। राइट। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने हैं, न्यूज़ वगैरह में भी आते रहते हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन कॉलेज व्हेन यू वर डूइंग द बीटेक? इसके साथ में एक और चीज़ है कि वहाँ पर कोडिंग कितनी सिखाई जाती है? मतलब जब आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू आर इनटू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू आर डूइंग फ्रॉम देयर, तो वहाँ पर कोडिंग की कितनी नॉलेज मिलती है? क्या वो सफिशिएंट होती है आपको आगे परस्यू करने के लिए? तो उस पर व्हाट यू हैव टू से। यार देखो मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ कहूँगा, बीटेक एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपने कर लिया तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लास्ट 4-5 साल से जो सिविल सर्विसेज के टॉपर हैं वो सब बीटेक है। बीटेक इज अ टेक्निकल डिग्री और आप सिविल सर्विसेज के टॉपर बन के आईएएस बन रहे हो। राइट। कितना बड़ा चेंज है। सही बात है। बट बीटेक वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओके वाह। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही इस टाइप से होती है यार। मतलब आप ये मान के चलो कि 4 साल में हमको 48 एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। ओह। तब हमको बीटेक की डिग्री मिलती है। अब आप ये सोचो कि 5 महीने आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने फिर एग्जाम देना है। राइट। अगले 5 महीने फिर 6 सब्जेक्ट पढ़ने फिर एग्जाम देना है। राइट। तो हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि अपने को पता है कि हम एक रात पहले बैठेंगे पढ़ेंगे और कल पास होंगे। जनरली सब लोग यही सिंपल। तो इसके बीच हमको पूरी लाइफ जीनी आ जाती है कि चीजों को मैनेज कैसे करना है भाई। वो सब चीजें बीटेक सिखा देती है। दूसरी चीज आपने बोला कि लोग सुसाइड कर रहे हैं और ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके नेचर पे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क पड़ता है
और वो थोड़े बहुत सीरियस होते हैं और वो कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है कि नहीं भाई अगर मैंने टॉप नहीं किया ना तो मैं तो गया। तो वो मेंटेलिटी आपको नहीं रखनी है। देखो कॉलेज आपको चीजें सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, आपको एक डिग्री का पेपर दे सकता है, करना आपको ही है। आप अगर ये सोच लो कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया अब तो 2 करोड़ का पैकेज है भाई ऐसा नहीं होगा। वो आपको अपने दम पे ही लेना पड़ेगा। इंटरव्यू को पता है मैं आईआईटी में आया हूँ भाई इंटरव्यू लेना, वो सामने वाले बंदे को भी तो देखेगा ना कि भाई तेरे को कुछ आता भी है, या फिर मैं सिर्फ आईआईटी के ठप्पे के साथ तेरे को ले जाऊं और 1 करोड़ का पैकेज दे दूं। करना आपको ही है हर जगह। आपको ही नॉलेज एनहेंस करनी पड़ेगी अपनी। फिर आपने पूछा कि कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो सफिशिएंट है या नहीं है। बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इस पे। आपने 12th तक तो पढ़ाई सब नहीं की है हमने, आपको क्या लगता है कि 12th तक जो आपने पढ़ा वो कभी आपके लाइफ में प्रैक्टिकली यूज हुआ? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज हर जगह पर ही मैं यूज कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली आपने कुछ ऐसा यूज किया, बर्नौलीज थ्योरम आपने कहीं लगाई? नहीं ऑफ कोर्स वो सब चीजें तो नहीं है। तो सेम इज विद बीटेक। आप बीटेक में भी किताबें ही पढ़ते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, वो चीजें कहीं भी काम नहीं आती। काम क्या आता है? नॉलेज जो प्रैक्टिकल होती है। उन सब चीजों के बिट्स एंड पीसेस इन्वॉल्व हैं इस नॉलेज में, बट उनकी गहराइयों में उतर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप पीएचडी करो फिर कि भाई मैं तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में ही पीएचडी करने जा रहा हूँ, तो वो मैटर करेगी, बिल्कुल मैटर करेगी। या मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही कुछ करना चाहता हूँ, तो वो मैटर करेगी। बट अगर आपको ये करना है कि भाई बीटेक करनी है और मेरे को आईटी में जॉब करनी है, तो फिर आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी यार। आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट अगर कोडिंग में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी के अंदर कोडिंग ही होती है, सपोर्ट भी होता है, टेस्टिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। दिस इज योर चॉइस कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आपका दिमाग क्या कहता है। कई लोग होते हैं आप उनको कोड सिखा दो और बैठा दो, वो 10 मिनट बाद ही बोलते हैं भाई यार क्या दे दिया, ये नहीं हो पा रहा है भाई। सही बात है। वो लोग अपनी अपनी फील्ड चूज करते हैं, जैसे कोई सपोर्ट में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। Exactly. ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, सब कमाते हैं, सब करते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट बेसिकली क्या है कि आपको अपना इंटरेस्ट फॉलो करना है। आप जैसे ही इंटरेस्ट से हटे तो आपकी प्रोफाइल खराब हो गई। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखो आपको एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं 4-5 साल एक फील्ड में जॉब करेंगे, मतलब वो लोग 4-5 साल ले लेते हैं ये जानने में कि ये चीज हमारे लिए है या नहीं है। बिल्कुल। 4-5 साल बाद उनको पता लगता है यार ये चीज तो अपने लिए है ही नहीं। सही बात है। और वहां पर फिर क्या है कि गैप आ जाता है, वो इंडस्ट्री उनको फिर स्विच करनी पड़ती है, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और वो सब चीजें जब दिमाग में आती हैं तो स्ट्रेस होता है। और 70% लोग छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि चल जो चल रहा है पैसा आना चाहिए, बस पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है मार्केट में आज भी। बिल्कुल सही बात। तब कि हम इतने डिजिटल वर्ल्ड में कि एवरीथिंग इज ऑन वन क्लिक। एब्सोल्युटली। आप गूगल करो, हर चीज आपके सामने है। चैट जीपीटी आ गया यार, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लोग ऑफिस में मेल लिख रहे हैं, चैट जीपीटी से लिखवा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद लोगों को 4-5 साल लग रहे हैं ये जज करने में कि ये चीज हमारे लिए बनी है या नहीं। सही बात है। और वो 4-5 साल बीतने के बाद, अब मुझे 4-5 साल हो गए, एक एमएनसी में मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा 5 लाख 6 लाख 7 लाख जितना भी पैकेज है अब वो हो गया है। अब मेरे को ये पता लग रहा है 5 साल बाद कि भाई इससे तो 10 लाख तक ही जाएगा, उसके बाद तो बढ़ेगा नहीं। राइट। तो क्यूरियोसिटी हो जाती है अंदर से कि भाई कुछ ऐसा चाहिए जो पैकेज बढ़ा है। एग्जैक्टली सही बात है। तो ये जो टाइम स्पैन आपने खराब कर दिया ना 5 साल का, ये आपको बहुत दुखेगा। अगर आप कॉर्पोरेट में ही रहना चाहते हो तो ये आपको बहुत दुखेगा, क्योंकि अब आप जिस भी फील्ड में जाओगे यू विल गो एज अ फ्रेशर। सही बात है, एकदम सही बात। और कोई भी कंपनी, जैसे आप भी एक कंपनी चलाते हो, अगर मैं आपको कहूंगा कि एक फ्रेशर को 10 लाख का पैकेज दे दो, आप दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो वहीं वो फंस जाते हैं। राइट। और उसी फंसे में वो लोग अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी लोग बीटेक कर रहे हैं या अभी स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ भी है, वो सिर्फ इतना माइंडसेट बना के चलें कि भाई हमको ना इसी इंडस्ट्री में रहना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बीटेक करते हैं उसके बाद वो एमबीए करने चले जाते हैं। राइट। कंप्यूटर साइंस में बीटेक करेंगे फिर एमबीए करने चले जाते हैं। भाई फिर तुमने बीटेक क्यों की? तुम आईआईटी क्रैक कर दिया, तुमने एक सीट खा गए, तुमने बीटेक कर ली। अब तुम आईआईटी से तुम आईआईएम चले गए क्रैक करके, अब तुम एमबीए कर रहे हो। तो भाई तुमने बीटेक क्यों की फिर? सही बात है। तुम अगर कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हो तो तुम्हारा कोई गोल होगा ना, एम्बिशन होगा कि भाई मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा या मैं आईटी की कंपनी खड़ी कर दूंगा अपनी, या कुछ कर दूंगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने एक बच्चे की जो बीटेक कंप्यूटर साइंस में करके डेवलपर बन सकता था या नेक्स्ट कुछ
आइकॉन हो सकता था, आइडल हो सकता था, सही बात है, उसकी सीट आपने खत्म कर दी। एग्जैक्टली। ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं आज के टाइम में, जिस चीज का मुझे दुख है कि इतना एडवांसमेंट आने के बाद भी लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, राइट राइट। तो वो बेकार है फ्यूचर के लिए उनके। तो अनुज, व्हाट अबाउट कोडिंग? देखो, कोडिंग एक वर्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अंदर बहुत, मतलब पूरी दुनिया ही इसके अंदर है, राइट? तो अगर किसी कोई नया व्यूअर है जो हमारे को देख रहा है और जो सोच रहा है कोडिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बीटेक करा हो, नहीं नॉन बीटेक हो या कुछ भी हो, सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको कोडिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो फिर कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या उसका पाथ होना चाहिए एज पर यू, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर एक्सपीरियंस? यार देखो, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि कोडिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ओके। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई चाह रहा है कि मैं कोडर बनूँ, डेवलपर बनूँ, ये बनूँ वो बनूँ, तो उसको बनना चाहिए, बट आसान नहीं है। रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जैसे मेरे को अगर कोडिंग आती है तो मुझे ही आती है, Right. नहीं भाई, बहुत लोगों को आती है, बहुत लोग सीख सीख के भी कर रहे हैं, राइट। तो रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरेस्ट और नॉलेज दो ही चीज़ें हैं। इंटरेस्ट जब तक बना रहेगा आप डेवलपर बने रहोगे। ओके। जिस दिन इंटरेस्ट खत्म उस दिन आपकी प्रोफाइल खत्म। ओके। क्योंकि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैंने एक बार .NET सीख ली, मैंने C# में कोड करना सीख लिया, तो अब मैंने जहान जीत लिया, नहीं भाई, ओके। ऐसा नहीं होगा। रोज नए नए अपडेट्स आएंगे, नई नई चीजें आती जाएंगी, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये हो गया तो अब मेरे को ये करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। राइट। कोडिंग में अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो तो देखो, चैलेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। आप चैलेंजेस से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यार ये मैं बाद में कर लूंगा, नहीं, वो चीज़ गलत है। स्टार्ट कहाँ से करें अगर कोडिंग इंडस्ट्री में एंटर करना है तो? देखो, स्टार्ट करने के लिए आप कुछ भी चीज़ उठा सकते हो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो बेसिक्स से। देखो, कोडिंग की कोई भी लैंग्वेज हो, बेसिक चीज़ वही होती है, मैंने आपको बताया लॉजिक्स। राइट। अब वो लॉजिक्स किस तरीके से चलेंगे वो आपको चलाने आने चाहिए। जैसे कि आपने भी थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज ली होगी, बिल्कुल। उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। इफ एल्स चलाना, फॉर लूप चलाना, डू वाइल लूप चलाना, स्विच केसेस चलाना, ये सब बेसिक्स हैं और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ सिंटेक्स यूज करना है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ सिंटेक्स यूज करना है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। और अगर मैं इजीनेस की बात करूं, आपके हिसाब से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो सबसे ज्यादा इजी है? देखो, आज के टाइम पे पाइथन बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल रियल, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो ना, आप वैसे लिख सकते हो पाइथन को। ओके। तो वो बहुत इजी है। लेकिन बस क्या है कि पाइथन वास्ट इतनी हो चुकी है अब, क्योंकि देखो डेटा साइंस में पाइथन यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन यूज होती है, मशीन लर्निंग में पाइथन यूज होती है, तो पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज किया जाता है इन चीजों के लिए। और इनफैक्ट क्या होता है कि आप पाइथन से अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हो। आप एक अपनी लाइब्रेरी बनाओ, उसके अंदर आप उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दो जो आप चाहते हो। जैसे मशीन लर्निंग जब हम लोग करते हैं तो हम मशीन को लर्न कराते हैं, डेटा के साथ हम मशीन को लर्न कराते हैं, फिर मशीन धीरे 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 एक्यूरेसी लेवल लेती है कि हाँ ठीक है, अब मतलब एक टाइम आ जाता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है, 90% से ऊपर चले जाती है एक्यूरेसी, बट उसको लर्न कराना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा डेटा लगता है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा मतलब पाइथन में अगर आप घुस के अंदर ही जाना चाहते हो तो थोड़ा वास्ट है। ओके। बट ये कि अगर आप एक नॉर्मल सी कोडिंग लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट से बेटर कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखो यार, जावास्क्रिप्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत लोगों को पता भी होगी। जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज विच अ ब्राउजर अंडरस्टैंड्स। ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ भी नहीं समझता। बाकी जितना भी सामान है वो बैकएंड में चलता है। जावा बैकएंड लैंग्वेज है, C# बैकएंड लैंग्वेज है, सब बैकएंड लैंग्वेज। ब्राउजर पे दिखाने के लिए आपको फ्रंट एंडिंग से ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउजर समझेगा जावास्क्रिप्ट। अब वो चाहे रिएक्ट हो, एंगुलर हो, व्यू हो, नेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो समझेगा सिर्फ जावास्क्रिप्ट। राइट। तो जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर तो खत्म होता नहीं। ओके। ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाए, क्योंकि ब्राउजर नहीं खत्म हो सकते, वेब नहीं खत्म हो सकता। सही बात है। और वेब समझेगा क्या? जावास्क्रिप्ट। तो उससे बेस्ट चीज़ तो नहीं है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। आप jQuery से स्टार्ट कर सकते हो, आप रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट कोर से स्टार्ट करो तो बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट कोर में 20-25 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है, वहाँ पे क्या हो गया है कि अब लोगों ने, जैसे फेसबुक ने रिएक्ट बना दी है। रिएक्ट इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है वो, मतलब जो कोर जावास्क्रिप्ट है वो बैकएंड में वही चलती है हमेशा, क्योंकि कंपाइलर कंपाइल जावास्क्रिप्ट ही करता है। बस सिर्फ इतना सीन है कि उन्होंने कुछ मतलब चीज़ें, फंक्शंस बना के और ये सब करके उसको शॉर्ट कर दिया है। ओके।
तो अब आपको क्या करना पड़ता है, जैसे अगर आपको कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी है तो आपको लंबी लंबी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, Right. आपको 100 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, राइट आप इनबिल्ट फंक्शन है, आप उनको यूज करो डायरेक्टली रिएक्ट के, आपका काम हो जाएगा। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के स्मॉलर वर्जन्स हैं ये सब। ओके सो अकॉर्डिंग टू यू मतलब जावास्क्रिप्ट है समथिंग जो कि कोर बेसिक फंक्शनैलिटी है, तो हम लोग जो करना चाहता है कोडिंग के अंदर एंट्री करना चाहता है, अगर वो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करे हाँ, बेस्ट ऑप्शन। तो फिर एक ये है कि एक अच्छा बेस बन जाएगा, कि अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी हो जाएगी, उसके बिल्कुल। बाद तो फिर पाइथन और ये जितनी भी चीज़ें हैं। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे ना, आप सीखना स्टार्ट करोगे, आपका इंटरेस्ट कभी लूज नहीं होगा। Okay. क्योंकि देखो हम कुछ भी चीज सीखते हैं, जैसे जिम ले लेते हैं, हम जिम जाते हैं, आप एक हफ्ता जिम जाओ, बॉडी पंप होने लगती है, शीशे में खड़े होते हैं दिखती है, बिल्कुल मोटिवेशन आता है और करो, राइट हम फिर जिम जाते हैं, राइट फिर एक हफ्ते बाद देखते हैं और पंप, फिर मोटिवेशन आता है, फिर जाते हैं। तो चीज हमें दिख रही है, एग्जैक्टली तो जैसे ही चीज दिखेगी तो मोटिवेशन अपने आप आएगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। सेम जावास्क्रिप्ट के साथ है, ओके फ्रंट एंडिंग लैंग्वेज है, राइट जो भी आप काम करोगे आपको हैंड टू हैंड दिखेगा ओके कि अच्छा मैंने ये बना दिया, ओहो मैंने ये बना दिया, अच्छा। मैंने ये बना दिया, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि अच्छा हाँ ये भी बना सकता हूँ, वो भी बना सकता हूँ, तो आप पूरा घुस जाओगे उसके अंदर। तो आपको इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा। ओके तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको दिखना चाहिए, कुछ आउटकम चाहिए। राइट राइट कोई भी बिजनेस हम करते हैं, आउटकम नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है, अरे यार छोड़ यार इसको नहीं हो पा रहा है। राइट बट आउटकम आता है तो फिर झील आ जाती है कि नहीं भाई आ रहा है, अब तो और लाना है। सही बात है। तो अभी आपने एक बात करी जैसे कि एआई की, ठीक है, आज की डेट में एआई इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक एज वेल। व्हाट डू यू थिंक कि एआई का फ्यूचर क्या है, ठीक है, और एआई क्या है एग्जैक्टली इन योर लैंग्वेज, इन योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बीइंग अ डेवलपमेंट, हैविंग अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड, सो व्हाट इज एआई? यार देखो एआई एक ऐसी चीज है, उससे आप अपना क्लोन बना सकते हो। अच्छा, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। आप एक मशीन को इतना लर्न करा सकते हो कि जैसे आप सौरभ हो, आप एक मशीन को बना के और उसको इतना लर्न करा सकते हो कि सौरभ क्या क्या करता है, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ सौरभ, व्हाट इज द रूटीन ऑफ सौरभ, वो सौरभ की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप उसे वो डेटा प्रोवाइड करोगे उस मशीन को, तो वो आपकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगी, वो आउटपुट्स देने लगेगी आपकी तरह। कि मान लो सुबह सौरभ 5 बजे उठता है, फिर जॉगिंग करने जाता है, राइट तो वो सब डेटा आपको उसे देना पड़ेगा, तो वो आपकी तरह भी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। सौरभ कैसे बात करता है, सौरभ तू बोल के बात करता है या तुम बोल के बात करता है, दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव लर्निंग इन एआई। ओके, अगर आप अडेप्टिव लर्निंग के थ्रू मशीन को लर्न करा दोगे तो वो बिल्कुल आपकी तरह बिहेव करने लगेगी, बट वो आर्टिफिशियल है। देखो जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो, राइट अगर आप किसी को गोल्ड गिफ्ट करोगे तो वो बहुत खुश होगा। वहीं अगर आप गोल्ड की आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसको गिफ्ट कर दोगे तो कहेगा भाई यार क्या ले आया ये कोई गिफ्ट है। तो आर्टिफिशियल हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगा। तो एआई के आने से आप ये मत समझना, मैं जानता हूं आपका नेक्स्ट सवाल यही आने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या ह्यूमन डेवलपर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी भाई, क्योंकि देखो डिजाइन हमेशा डेवलपर्स को ही करना पड़ेगा। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हमेशा ह्यूमन को ही समझनी पड़ेंगी, डायरेक्ट मशीन नहीं समझ सकती। अब वो सौरभ तो बन गई है, लेकिन अब मैं सौरभ के पास एक नई चीज लेके आया, वो थोड़ी समझ जाएगी। वो तो सौरभ ही समझेगा ना, अपने माइंड में प्रोसेस करेगा और उसके बाद सोचेगा क्या करना। तो वो सौरभ का क्लोन तो बन सकती है, लेकिन सौरभ नहीं बन सकती, इसीलिए वो आर्टिफिशियल है। तो हमेशा ह्यूमन की जरूरत रहेगी ही रहेगी। एंड व्हाट अबाउट कोडिंग? बिकॉज अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें कोई एक कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जहाँ से आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, वो पूरी ऐप तैयार कर देगी। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कोडिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो विड्थ है, मेरे को वो दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इससे, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग एंड बैड थिंग एज वेल, राइट। बिकॉज मैं अगर बात करूँ आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा कोडिंग की जॉब्स अभी भी हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी से ले ऑफ वगैरह ये सारी चीज़ें, और ये सब न्यूज़ में आना भी शुरू हो गया है। तो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट कि भाई आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर कोडिंग कितनी रहेगी, और ये जो जॉब ले ऑफ्स हो रहे हैं इनका क्या होगा इन सब चीज़ों का? देखो कोडिंग की जॉब्स तो जिंदगी भर रहेंगी, कम हो जाएंगी इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि देखो मैंने अभी आपसे एक बात कही कि डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इनोवेशन वो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जैसे एक ही काम मुझे 100 बार करना है, राइट, उसके लिए मैं एक बॉट बना सकता हूँ, राइट, कि भाई मैं 100 लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, तो मैंने एक बॉट बना के छोड़ दिया कि इन 100 लोगों से मेरे बिहाफ पे बात कर ले। राइट, ये एआई आज के ज़माने में कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है।
तो वो चीज़ नो डाउट कोडिंग की जॉब्स कम होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि यार जब एक चीज़ 10 बंदे मिलके बना रहे हैं, वो अगर एक ही बना देगा तो फिर वो 9 बंदे तो बेकार है ना कंपनी के लिए। बात है। और जहां तक कि आप बात कर रहे हो कि कंपनी ने जो प्रॉम्प्ट्स वाला सीन है वो को पायलट मोड चल रहे हैं, सब में चल रहे हैं, गिटहब में चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी चल रहे हैं, एज़ोर में, उसका सीन अभी तक देखो वहां पहुंचा है कि आप प्रॉम्प्ट्स दो, जैसे कोडिंग के थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे उसको कि आई नीड अ फंक्शन विद 3 पैरामीटर्स, तो वो आपको एक फंक्शन बना के दे देगा प्रॉपर 3 पैरामीटर्स के साथ कि ये लो भैया। राइट। लॉजिक तो आप ही खेलोगे अंदर, उसने बना के दे दिया, अंदर क्या करना है ये थोड़ी पता उसको। आप उसको कमांड ही प्रॉम्प्ट दे दे तो लॉजिक के साथ हम लोग उससे प्रॉम्प्ट मांगे तो हाँ देगा, आने वाले टाइम पे जब लर्निंग हो जाएगी उसकी तो वो भी देगा। लेकिन मेरे को तो होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो टर्मिनेटर वाली मूवी याद आ रही है। हाँ। टर्मिनेटर और आयरन मैन। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये फ्यूचर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो एआई है, देखो यार हम लोग ने मूवीज देखी इस तरीके की जहाँ पर रोबोट्स के अंदर एक लाइफ आ गई है, काइंड ऑफ, राइट? दे हैव देयर ओन ब्रेन, राइट? दे हैव डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम एंड द ब्रेन एंड लाइक द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि क्या ऐसा फ्यूचर हो सकता है जहाँ पर सच में एकदम रोबोट्स अपने आप में एक इकोसिस्टम चला रहे हो, बना के कर रहे हो? बिकॉज कंपनीज बहुत ज़्यादा रोबोट्स के ऊपर काम कर रही है। एनवीडिया आप देख लो, एनवीडिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रोबोट्स ऑलरेडी बना भी दिए हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो फ्यूचर पॉसिबल है? यार वो फ्यूचर पॉसिबल है और वो 100% आएगा। मैं आपको बताता हूँ, बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि बेनिफिशियल वो तभी रहेगा जब वो इथिकली आएगा। अगर वो नॉन एथिकली आ गया तो एआई इन अ नॉन एथिकल मैनर इज वेरी बैड। एब्सोल्युटली। एथिकल मैनर में आए, कुछ भी हो, ऑटोमेशन हो, ये हो, वो इज गुड। पर अगर वो नॉन एथिकल वे में आ गया तो वो बहुत लॉस भी कर सकता है। लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि जब एक उसी के लिए रूल्स बनाए गए हैं, उसी के लिए एआई के अंदर रूल्स बनाए गए हैं जिन लाइंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। वरना काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो रोबोट्स बना चुकी हैं ऑलरेडी, राइट, डिप्लॉय कर चुकी हैं, उनकी कंपनीज के अंदर ऑफिस प्रेमाइसेस में रोबोट्स काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना देने आ रहे हैं रोबोट्स। तो कर रहे हैं वो, राइट। बट वो सब कंट्रोल्ड है। जब तक वो कंट्रोल्ड है तब तक ठीक है। राइट। कंट्रोल से बाहर हुए, नॉन एथिकल हुए, तो फिर वो तो रोबोट है ना, वो कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली। उसके पास आपसे 1 लाख गुना ज्यादा पावर है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो मशीन है भाई, उसको चोट थोड़ी लगेगी। आप गोली मारो कुछ होगा थोड़ी उसे, राइट। लेकिन आपके गोली अगर उसने मार दी तो आपको हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ था कि चैट जीपीटी का जो जिन्होंने बनाया, सैम ऑल्टमैन, ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, या उसको निकाल दिया गया था, कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था। तो ही रिवील्ड इट कि भाई देयर वर सम इनएथिकल थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन, राइट, जिसकी वजह से ही हैज रिजाइंड बिकॉज ही वाज नॉट एग्रीइंग टू इट। तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि देयर आर पीपल हु विल गो अहेड एंड ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। बिकॉज देखो, वन थिंग इज क्या, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या होगा, चलो करके देखते हैं। देखो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में हमेशा ये चीज़ रहा है कि चलो करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा भी तो सिनेरियो आ सकता है जब ये चीज़ अनकंट्रोलेबल हो जाए? हाँ, हो सकती है। तब आपको क्या लगता है कि कैसे उस चीज़ को प्रिवेंट करा जा पाएगा? देखो, उसी की प्रिवेंशन के लिए एथिकल लॉज बनाए गए हैं। अभी जो उनको नहीं फॉलो कर रहा है, अभी शायद एक कंपनी के ऊपर काफ़ी हैवी फाइन भी लेवी किया गया है, क्योंकि वो लॉज के अंडर रह के एआई को यूज़ नहीं कर रहे थे, रोबोटिक्स को यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हो। Okay. क्योंकि देखो, ख़राब चीज़ें तो हर जगह हैं, हर इंडस्ट्री में। राइट। जब रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होता है तो कुछ गलत ज़रूर होता है। आप एग्जाम्पल ले लो, जो रजनीकांत की मूवी है रोबोट, राइट, उसके अंदर जब वो चिट्टी का क्लोन बनाया जाता है और उसके अंदर वो रेड चिप डाली जाती है तो क्या होता है? एग्जैक्टली। तो वो पॉसिबल है। तो वो रूल्स लॉज के अंडर रह के अगर वो सिर्फ चिट्टी ही रहे और रेड चिप वाला चिट्टी ना बने तो ही इज यूजफुल। बट अगर वो रेड चिप वाला बन जाए तो फिर आपने देखा क्या होता है उस मूवी में। हाँ, बिल्कुल। तो वो सिनेरियो हो सकता है। तो इसीलिए इथिकल एआई इज गुड, बट नॉन इथिकल एआई इज वेरी बैड। क्योंकि फिर तो आप कुछ भी करवा सकते हो ना रोबोट से। एग्जैक्टली। क्या नहीं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो आई होप कि ये वाला सिनेरियो ऐसा ना हो। एग्जैक्टली। आई ऑल्सो। चलो, ग्रेट। बात करते हैं कुछ थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में कि कैसा होता है कॉर्पोरेट कल्चर एग्जैक्टली। आपको कैसा लगता है कॉर्पोरेट कल्चर? आपको खुद का स्टार्टअप्स होते हैं,
ठीक है, वहाँ पर कल्चर आजकल हम लोग देख रहे हैं एकदम अलग हो रहा है कि भाई लोग शॉर्ट्स के अंदर आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं। हाउएवर अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर की बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। इवन फ्लोर के ऊपर आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते। और स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो आप गाने सुनते हुए काम कर रहे हो। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो एक डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर, क्या ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से? यार देखो, दोनों ही सिनेरियोज अच्छे हैं। ओके, ठीक है, आप अगर स्टार्टअप की बात करो तो स्टार्टअप ये कोशिश कर रहा होता है इनिशियल डेज में ही कि मैं ग्रो करूं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बना दिए हैं कि भाई आपको एक मैनर में बिहेव करना है। आके आप ऑफिस आए हो, राइट, आप शूज़ के बिना नहीं आओगे, राइट, आप फॉर्मल्स में आओगे, या फिर अगर आप फॉर्मल्स नहीं पहन रहे हो तो कैजुअल्स डिसेंट होने चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने ये रूल्स बना दिए, ठीक है, जो कि अच्छे हैं। दूसरी तरफ स्टार्टअप्स, अभी जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं कि आओ कहीं भी बैठो, ये करो वो करो, वो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो लोग काम ज़्यादा निकलवाना चाहते हैं। सिंपल सी बात। राइट, राइट, राइट। वो एम्प्लॉय को हर चीज़ देते हैं, राइट, कि भाई तेरे को आराम से बीन बैग पे बैठ के काम करना है, तू बीन बैग ले ले, लेकिन काम करके दे दे। तो स्टार्टअप्स का जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि अपने को ग्रो करना है। एग्जैक्टली। और कॉर्पोरेट्स का क्या सिनेरियो है कि वो ऑलरेडी ग्रोन अप है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लॉ बना दिया है कि भैया ऐसे चलेगा हमारे, ऐसा करो। राइट, राइट। जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। राइट। क्योंकि देखो, जब आप ऑफिस जाते हो, जैसे अगर आपके माइंड में एक थॉट आता है कि यार मुझे ऑफिस जाना है, सेकंड थॉट ये होता है कि यार मैं पहन के क्या जाऊंगा। सही बात। हमेशा। एग्जैक्टली। तो बंदा पूरा फिट होके निकलता है। और देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो और रेडी होके जाते हो, तो आपको इंटरनली बॉडी की फिटनेस का भी ख्याल रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फीलिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब आप एकदम पूरा रेडी एग्जैक्टली होते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप एक तरीके से जैसे एक मिशन पे जा रहे हो, काइंड ऑफ एक अटेंटिवनेस एक आपके अंदर रहता है, वो चीज़ है। मोर ओवर मैंने एक जगह पे आई वाज गिविंग अ कंसल्टेशन, तो वहाँ पर क्या था, उन्होंने पूरी बिल्डिंग ले ली थी और उस बिल्डिंग के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ थे वो रह रहे थे, वहीं पे वो काम कर रहे थे। अब वहाँ पर क्या था, रात को 1 बजे काम कर रहे हैं, उनको भाई बियर पीनी है, दिन में 12 बजे वो बियर पीते हुए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का मैंने कल्चर देखा और वो लोग भी चिल एंजॉय कर रहे थे। बट वहाँ पर मैंने एक डिफरेंस देखा कि वहाँ पर जनरली जेनजी थे, जो न्यू, जो अपकमिंग एज, दीज पीपल, एंड दे वर लाइक लाइकिंग दैट पार्ट। और जब उनके ऊपर थोड़ा सा कॉन्स्टेंट डाला जाए कि भाई आपको बिहेव करना है, आप बिहेव एज इन की लाइक आपको एक इन एंटायर वीक आपको 5 दिन या 4 दिन आपको फॉर्मल्स पहन के आने हैं और ऐसा करना है। जब ये रूल्स और रेगुलेशन आती हैं तो फिर दे टेंड टू लाइक लूज देयर फोकस कह लो, या फिर कहते हैं वो फिर अलग हटते हैं। तो ये भी एक मैंने डिफरेंस देखा है जेनजी के अंदर और पीपल हु आर फ्रॉम लाइक फ्रॉम 90s आई वुड से, क्योंकि ये एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा मेजर है जो कि आजकल दिख रहा है। और तो या दैट्स ट्रू कि भाई अगर हम एक स्टार्टअप्स के अंदर जेनजी को प्रमोट कर रहे हैं, जेनजी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस केस में ऑफ कोर्स वी शुड हैव अ लिटिल लाइटर जो अप्रोच होनी चाहिए। बेसिकली वो थोड़ी सी लाइटर अप्रोच रखी जाए। और अगर सपोज देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश कंपनी जिसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या करवाना पता है अगर उनको, तो ऑफ कोर्स लाइक देयर शुड बी अ डिसेंसी व्हिच शुड बी मेंटेन्ड। यार देखो, ये सब डिपेंड करता है प्रोसेस पे। मेरे हिसाब से प्रोसेस इज द मेन थिंग, आपको वो फॉलो करना है। उसके अंदर आप थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि आप कोई ड्रेस कोड ना रखो, कोई एटमॉस्फेयर स्ट्रिक्टनेस ना रखो कि नहीं भाई हमारी कंपनी में ऐसा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थोड़े बहुत लूज पॉइंट्स ठीक है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में इन है तो भाई अगर आप किसी टैलेंटेड डेवलपर को हायर करने जा रहे हो और वो जेनजी है, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कंपनी का कल्चर कैसा है। सही बात है। मुझे क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज मिलेंगी, ये होगा वो होगा, मतलब दे आर क्यूरियस अबाउट नोइंग दीज थिंग्स, कि भाई मेरे को तो बिल्कुल आरामदायक माहौल चाहिए और ये सब चाहिए। वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर चीज़ें अगर प्रोसेस में नहीं चलती है ना, तो एफिशिएंसी में बहुत मिसमैच आता है। सही बात है। आपको एक प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट करके देना है, राइट। और अगर आपने ढील छोड़ दी ना, तो वो 1 महीने में नहीं होगा डिलीवर। फिर वहां पे स्टार्टअप्स मार खाते हैं। ट्रू। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत तेजी से उठते हैं, ट्रू, और बहुत तेजी से गिर जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो पैसा कमा लेते हैं। राइट। मैंने आज एक स्टार्टअप डाला 1 करोड़ से, 100 करोड़ का कर लिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। राइट। क्योंकि मैंने रूल्स बना दिए अपने, और वो रूल्स और कहीं तो चल नहीं रहे हैं, मेरे यहीं चल रहे हैं सिर्फ। राइट।
तो मैं स्टक हो गया। अब मैं क्या करूं? और वहां से सिर्फ वही क्वेश्चन सोचते सोचते मैं नीचे गिर जाता हूँ। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से ढील देनी ठीक है, बट इतनी भी मत दो कि पतंग कटी जाए। राइट। थोड़ा हाथ में रखो कि हाँ भाई नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। राइट। तो अब जैसे कि हमारी स्टार्टअप्स की बात होना शुरू हो गई है, तो स्टार्टअप्स को लेके टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट। तो आपका क्या कहना है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स वालों के लिए, जो ऑडियंस है जो कि क्या आते हैं, जिन्होंने टेक स्टार्टअप शुरू करा है अपना, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड टेक केयर ऑफ इन ऑर्डर टू ग्रो, या फिर मैं बात करूँ सस्टेन करने के लिए? क्योंकि देखो, लोग गलतियाँ करते हैं, गलती करके ही सीखते हैं, बट सिंस यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस इनटू इट, तो टेक स्टार्टअप्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए सो दैट कि वो एक सस्टेन कर सके और ग्रो कर सके बेसिकली? देखो यार, बेसिकली टेक स्टार्टअप का जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए, बेसिकली देखो 2 टाइप के टेक स्टार्टअप्स होते हैं। एक स्टार्टअप होता है जो सर्विस इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मैं 100 बंदों की टीम बनाऊंगा, मैं हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करूंगा। एक स्टार्टअप होता है जो प्रोडक्ट लेके आता है, राइट, कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा, मास को रीच आउट करूंगा Right. और प्रोडक्ट बेचूंगा। राइट। तो जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके लिए तो सिंपल सा एक सजेशन है कि भाई अपना बिजनेस डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आ सकें और वो काम कर सकें। राइट। बट जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि उन लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्ट को ना कॉन्फिडेंशियल रख के चलना चाहिए। ओके। मेरे हिसाब से उन लोगों को अपनी कोर फंक्शनैलिटी खुद डेवलप करनी चाहिए। Okay. आजकल मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है कि जैसे स्टार्टअप पैदा हुआ, पैदा होते ही लोग 1 महीने में ही इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन लोगों ने सब कुछ आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि भाई अपन एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 50% बन चुका है, अब अपने पास है नहीं कोई और अपना काम करने का मन नहीं है, तो चलो 50% आउटसोर्स कर देते हैं। तो वो 50% आउटसोर्स करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो आपका आइडिया था ना वो लीक हो गया। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो काम करवाने, आप कितनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी रख लो, मतलब लोग इस चीज़ को मानते नहीं आते ज़्यादा लोग, क्योंकि आजकल क्या है कि हर कंपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेके चली हुई है। बिल्कुल। बट कंपनी पॉलिसी लेके चली हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना भाई, वो डेवलपर्स हैं। हाँ, सही बात है। उनको अगर क्लिक हो गया कि अच्छा ये तो मैं बना सकता हूँ, अभी भी तो मैं ही बना रहा हूँ, अपना बना देता हूँ, राइट, तो आपके आइडिया क्या हुआ? घुस गया वो। सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। देखो, जो चीज़ मैं बना सकता हूँ वो आप भी बना सकते हो। आईटी के अंदर कोई भी चीज़ कॉपीराइट पेटेंट नहीं होती है, ठीक है ना। जो चीज़ मैं बना के बेच रहा हूँ वो आप भी बना के बेच सकते हो। राइट। आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप प्रोडक्ट फील्ड में जा रहे हो तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही आपको जितवा सकता है, और कोई चीज़ नहीं है जो आपको जितवाएगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको जितवा सकता है। अगर मैं एक एप्लीकेशन ला दूं अभी जो कि आपके बहुत यूजफुल है, मैं लेके आया हूँ, मैंने आपको सिखा दी। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट के अंदर बहुत सारे सीआरएम्स हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा आपके पॉडकास्ट पे, बहुत सारे सीआरएम्स हैं। बट आप भी कोई सीआरएम यूज करते होगे अपनी कंपनी के लिए जो काफी पुराना होगा। अब आपको उसकी आदत पड़ गई, राइट, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली और आपको अपना प्रोडक्ट बेच दिया। राइट। अब आपको उसकी आदत पड़ गई, आपने अपनी पूरी टीम ट्रेन करा दी उसके लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपके पास आऊं एक सीआरएम लेके, क्या अरे यार सौरभ ये वाला ही सीआरएम यूज करो, तुम नहीं करोगे। तुम कहोगे भाई अब मैं तुम्हारा सीआरएम लाऊं, फिर पूरी टीम को ट्रेन कराऊं, खुद सीखूं, फिर उसे चलाऊं, तो वो कंपनी ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गई। तो आईटी के अंदर सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज है प्रोडक्ट वाले को। ओके। वो अगर लीक हो गया तो फिर भाई ये तो रेस है ना, कोई भी निकल जाएगा आगे, कितनी भी कोशिश कर लो। सो एज पर यू कि अगर आप टेक स्टार्टअप बना रहे हो तो उसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट बेस के अंदर हो तो वो प्रोडक्ट आपका इन हाउस होना चाहिए, कोर इन हाउस होना चाहिए, कोड वगैरह सब कुछ आपके पास, आपके कंट्रोल में कोर है ना प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का कोर इन द सेंस कि जो फंक्शनैलिटी आप बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे हो, वो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। ओके। वो लीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब आप मार्केट में देखो, इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे सीआरएम चल रहे हैं, सब सेम काम कर रहे हैं, हाँ, बट सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। एग्जैक्टली। कोई बहुत अच्छा चल रहा है, कोई अच्छा नहीं चल पा रहा, बिक सब रहे हैं। हाँ, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है कि बिक सब जाएगा भाई यहाँ पे। सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अगर कोई चीज बना दी टेक के अंदर तो आप बेच दोगे उसे, ट्रू, इजीली बिक जाएगी वो। क्योंकि आज के टाइम में आप तो यार मार्केटर हो, देखो आपको तो पता ही है। बिल्कुल सही बात। आप मार्केटिंग ऐसी कर दोगे, इतना सजा धजा दोगे उसको कि वो बिक जाएगा। लेकिन वो जो एफिशिएंसी वाला सीन होता है ना, कि वो किसी एक की ही बेस्ट होगी।
अब गाड़ी इंडिया के अंदर मारुति की सबसे ज्यादा बिकती है, राइट, ठीक है, बट गाड़ी Hyundai भी बना रहा है, सही बात है, गाड़ी होंडा भी बना रहा है, और गाड़ी BMW भी बना रहा है, समझ रहे हो ना। तो जो BMW में बैठ के और चला के फील है ना भाई, वो मारुति में नहीं आएगा, सही बात है, समझ रहे हो ना। तो फिर एक बार जिसको BMW लग गई ना, फिर उसको BMW ही लगेगी, वो नहीं बैठ पाएगा भाई फिर मारुति में, वो अगर नहीं भैया वही यूज करेंगे, सही उसी में बात है, मजा है। सही बात है, सही तो बात ये वाला सीन है। है। तो यार एक क्वेश्चन है मेरे माइंड के अंदर जो आई बिलीव विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखो यार क्या होता है जनरली, हमारी अब हो गई सेटिंग जॉब, ठीक है, हम पूरे टाइम बैठे ही रहते हैं, बैठे हुए काम करते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। हाउएवर अगर मैं अपनी डाइट की बात करूँ या फिर जो हम लोग की डाइट है, तो उसमें हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें प्रोवोक करा है कि हम लोग ज़्यादा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, बिल्कुल बिल्कुल। और उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों की जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि भाई फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर? बिकॉज मैं देख रहा हूँ जनरली लोग चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्राइज़ खा लेते हैं, कैफेटेरियाज होते हैं, कैफेटेरियाज के अंदर सारा का सारा जंक फूड मिलता है, बिल्कुल एकदम ऐसा जो कि आपको भाई फिट तो नहीं रहने देगा, ठीक है। और मोर ओवर फिटनेस से आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक इन विच सेड। सो हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ कि आप फिट भी रहो और अलॉन्ग विद दैट वो जो जॉब जो आप कर रहे हो जिसमें पूरे टाइम आपको बैठे रहना होता है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन हो सके, तो उसमें व्हाट डू यू हैव टू से? यार देखो, पॉइंट नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आपका माइंड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, माइंड एक्टिव कब होगा? जब आप कुछ एक्टिविटी करोगे। अब क्या होता है कि 4 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो रूटीन मुझे भी नहीं पता कैसा चल रहा है। अच्छा। रोज़ रूटीन चेंज हो जाता है। कभी सुबह 9 बजे उठ गया, कभी सुबह 12 बजे उठा, कभी 11 बजे उठा, 10 बजे उठा। ये चीज़ अपने रूटीन में डालनी ही पड़ेगी कि भाई मेरे को ये एक काम रोज़ करना ही है अपनी बॉडी के लिए। ओके। अब वो कुछ भी करे, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जिम ही जाके होगी, या मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जॉगिंग करेगा तभी होगी। वो योगा भी कर सकता है, वो कैलिस्थेनिक्स भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो करे, कुछ तो करे। क्योंकि देखो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब आप एक प्रोसेस जॉब कर रहे होते हो तो आप उसको रिपीट करते रहते हो, प्रोसेस को रिपीट करते रहते हो, तो आप बोर हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो, उसको अपनी आदत बना लेते हो। राइट। कि मेरे को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ख़त्म। तो उसके अंदर इन 4 सालों से 80% लोग फंस चुके हैं। ओके। वो वही कर रहे हैं रिपीटेडली, रोज़ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, और सिर्फ बैठ रहे हैं। और देखो आराम जिंदगी में किसको नहीं पसंद? सही बात है। सबको पसंद है भाई। राइट। अगर मेरा कोई काम आराम से बैठ के हो रहा है तो मैं उठ के क्यों जाऊंगा भाई? मेरे पास टेबल है, मैंने ग्लास पानी का यहीं रख लिया, तो अब मेरे को प्यास लगेगी तो मुझे सिर्फ हाथ हिलाना है भाई, लूँगा और पी लूँगा, ख़त्म। तो लोगों ने ये कर लिया है कि टेबल रख लो, ग्लास रख लो। मैं सिर्फ ये कहूँगा इतनी सी आदत चेंज करो कि जब भी प्यास लगे आप उठ के जाओ और पानी पियो। आप सब कुछ इतना ईजी मत करो। राइट। कि बिल्कुल ही लाइफ आपने इतनी इजी कर दी कि भाई अब कुछ भी नहीं करना है, मैं तो सिर्फ सोएगा। ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ये चीज़ें अब आप देख रहे होगे कि हेल्थ इम्पैक्ट्स इतने होने लगे हैं लोगों के साथ कि बहुत टीन एज ही कहूँगा मैं उसे कि 25 से 30 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे। सही बात है। क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है कि बंदा वहीं खा रहा है, वहीं सो जा रहा है, उठ ही नहीं रहा है वो। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतना आराम आ गया है कि उसको ऐसा लग रहा है यार खाने के बाद घूमना, अरे यार कौन घूमेगा, छोड़ना, सो जा। राइट। तो वो खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप 80% लोग कॉर्पोरेट में आप मिलोगे लोगों से जाके, वो परेशान है। किसी का पेट बाहर आ गया है, किसी की बॉडी लटक गई है, कोई ऐसा हो गया है कि यार मैं पोस्चर का क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो उसके लिए आपको इंटरनली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरनली एक्टिव हो गया आप एक्सरसाइज से। ओके। तो आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अपने रूटीन में चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप एक्सरसाइज करो। और ये एक मिथ बना हुआ है आज के टाइम में। जैसे कई लड़कों से मैं मिलता हूँ जो टीनेजर्स हैं, 22 साल, 25 साल, उनके साथ ये सीन है यार मैं सुबह उठ के जिम जाऊँगा और मैं सुबह नहीं उठ पाया तो फिर मैं जिम ही नहीं जाऊँगा। राइट। उनका ये सीन है कि जिम तो सुबह ही होती है तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तो ये कोई कंडीशन कोई नहीं बना के गया है कि भैया आपको सुबह ही उठ के जिम जाना है। मैं अभी भी, मेरे साथ तो ये चल ही रहा है क्योंकि मैं अभी नहीं उठ पाता।
रात को लेट तक काम करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मैं नहीं उठ पाता। हम्म, लेकिन मैं जब भी उठता हूँ ना, तो मेरे रूटीन में है कि मेरे को एक्सरसाइज जरूर करनी है। चाहे मैं 12 बजे उठ रहा हूँ तो मैं जाऊंगा, जॉगिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, मतलब जो भी मैं करता हूँ मेरे को करना है भाई। राइट राइट क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मेरे को फिट महसूस नहीं हो रहा। राइट। तो वो फिट महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बॉडी आपकी माइंड से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। बॉडी में प्रॉब्लम होगी, माइंड डीमोटिवेट हो जाएगा। राइट। यार मेरे को तो गैस बन रही है, यार मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, अरे यार शक्ल कैसी हो गई है, मैं नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये मोटिवेशन जीरो होता जा रहा है धीरे धीरे लोगों का, क्योंकि वो अपनी रूटीन में कोई चीज़ ऐसी ऐड ही नहीं कर रहे हैं जो ऐड ऑन हो और उनको मोटिवेशन दे। राइट। तो उसके लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत मतलब एजेड पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप 110 किलो के हो बट आप एक्सरसाइज करते हो, और आपके ही कंपैरिजन में एक बंदा है जो 60 किलो का है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो आप उस 60 किलो वाले आदमी से ज़्यादा जिंदगी जियोगे, आपका लाइफ स्पैन उससे ज़्यादा होगा 60 किलो वाले से, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। फैट मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। राइट। यहाँ पे जो मशीन आपके पास है ना उसकी फिटनेस मैटर कर रही है। एग्जैक्टली। अब अगर कोई गाड़ी आप खरीदते हो, उसकी रेगुलरली सर्विस कराते रहोगे, तो 10 साल पुरानी गाड़ी भी राइट। एक नई गाड़ी से बेहतर होगी। सही बात है। लेकिन अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हो और 3-4 साल तक सर्विस ही नहीं करा रहे हो तो वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? एग्री। तो जंग लग जाता है। एग्जैक्टली। तो वो जंग आप लगा रहे हो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो। लोगों को ये लगता है कि हम डेली रूटीन में इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना पसीना निकाल लेते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? तो भाई वो तो आपका डेली रूटीन है ना, आप कितने साल से करते ही आ रहे हो, करे ही जा रहे हो, तो आपकी बॉडी तो सेटल हो गई है ना उसको लेके कि इतना काम तो मैं रोज करूंगा। तो आपको उससे हटके कुछ करना पड़ेगा। राइट। अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा अगर यू वांट टू स्टे फिट, और आपको अगर अपनी जिंदगी लंबी चलानी है तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा एनी हाउ। ओके। नहीं सोचोगे तो नुकसान आपका है। ओके। कॉर्पोरेट में क्या है कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। आपकी कॉर्पोरेट में जॉब लग गई तो बंदा एकदम रिलैक्स हो जाता है, अरे मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, अब क्या टेंशन है। काम करना, सैलरी कमाना, ये सब करना, ये एक लाइफ का पार्ट है, बट फिट रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप काम तो कर रहे हो, सैलरी तो आ रही है, लेकिन अगर वो सैलरी पूरी हॉस्पिटल में ही देनी पड़ जाएगी तो फिर आप कमा क्यों रहे हो भैया? सही बात है, सही बात है। तो उसके लिए आपको उस हॉस्पिटल से भी बचना जरूरी है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो भाई मैं तो सबको सजेस्ट ये करूंगा कि अपने रूटीन में एक्सरसाइज डालो, किसी भी तरीके से डालो। अरे रात को 8 बजे चले जाओ यार ऑफिस से आने के बाद। सही बात है। अब तो 24/7 जिम भी खुलने लगे हैं। 24/7 जिम है। राइट। पूरा मतलब कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है यार कि मैं इस टाइम जिम जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं इस टाइम पार्क जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि देखो जनरेशन अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। मेरे पापा मुझे बोलते हैं, मतलब मैं कभी कभार क्या हो जाता है कि मैं 12 बजे सो के उठता हूँ, वीकेंड है मैं 12 बजे सो के उठा, बट मैं 12 बजे भी जॉगिंग करने जाता हूँ पार्क। तो मेरे पापा मुझे ये बोलते हैं यार ये कोई टाइम है, थोड़ा जल्दी उठ, राइट, जा तो अच्छा भी लगे। मैंने कहा अच्छा किसको लगाना है, खुद को। हाँ, तो मेरे को तो मजा आ रहा है, सही मैं 12 बजे जा रहा हूँ चाहे 2 बजे जा रहा हूँ, सही बात है। तो मेरे को मजा आ रहा है, मुझे फिट लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है इस चीज का बेनिफिट हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो भैया दूसरों को छोड़ो कि दूसरे क्या सोचेंगे, अपनी सोचो पहले। सही बात है कि मेरे को क्या करना है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है भाई। ग्रेट। तो यार अब मेरे को एक बात और बताओ, ये क्वेश्चन भी जनरली आता है कि देखो आप एक तो आपकी कॉर्पोरेट जॉब चल रही है, ठीक है। कॉर्पोरेट जॉब के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप उसके साथ कोई और जॉब नहीं कर सकते हो। बेसिकली उसको एक टर्म दी गई है, दैट इज मूनलाइटिंग, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन व्हाट इफ कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास जो सैलरी उसकी आ रही है उससे वो ज़्यादा अर्न करना चाहता है और उसके अंदर पोटेंशियल भी है ज़्यादा अर्न करने का, ठीक है, या फिर आई वुड से उसके बाद टाइम भी है उस चीज़ के ऊपर स्पेंड करने का, या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या उसको करना चाहिए, कैसे उसको वो चीज़ें करनी चाहिए सो दैट कि अलॉन्ग विद द जॉब वो कुछ और भी पैसा अर्न कर सके, पैसिव इनकम अपनी बना सके। तो उसमें क्या अकॉर्डिंग टू यू कैन हैव द ऑप्शंस फॉर? देखो यार मेरे हिसाब से ना स्किल्स सीखते रहो। आप पैसिव इनकम बहुत इजीली जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। और आज के टाइम में तो जितना शेयर मार्केट इन हो गया है और इतने रिसोर्सेज हैं मार्केट में सीखने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्रेडिंग करो। ओके, बट सीख के करो। ओके।
ऐसे मत करो कि आपने डीमैट अकाउंट बनाया और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी और रोज 10,000 रुपये हार रहे हो इसी आस में बैठ के कि नहीं भाई अभी मार्केट उठेगी तो मैं जीत जाऊंगा। तो डोंट टेक इट एज अ जुआ कि आपने चार्ट देखा, अच्छा नीचे गिर गई, चलो पैसा लगा दो, उठेगी उठेगी, और वो उठी नहीं और गिर गई तो पैसा गया। ये मत करो। आप सीखो। बहुत सारे ट्रेनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे एडटेक बन गए हैं प्रॉपर शेयर मार्केट के लिए ही। तो आप लोग सीखो, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपनी साइड इनकम बनाना चाहते हो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरे जानकारी में ही, एंड दे आर प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि वो सीख के कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरी जानकारी में जो बस अंधा खेल रहे हैं कि मेरे पास पैसा है चलो भाई जुआ खेलते हैं, तो वो मत करो। बट उससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता आज के टाइम में जो पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है आपके लिए। क्योंकि देखो यार, या तो पैसिव इनकम जनरेट होती है किराए से। देखो हम तो देसी आदमी हैं, हमारे लोग देसी भी जानकार हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि भाई 4-4 5-5 मकान बना लिए, किराए पे चढ़ा दिए, पैसा आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, किराएदार आ रहा है, रह रहा है, पैसा भी दे रहा है, बिजली का बिल भी भर रहा है, पानी का बिल भी भर रहा है। अपने को कुछ नहीं करना, अपने ने उसे एक स्पेस दिया हुआ है, राइट, जिसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे। बस आपका मतलब जो स्पेस है उसका भी क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ी जा रही है, अलॉन्ग विद रेंटल भी सोने पे सुहागा है ना। सही बात है। तो या तो आपके पास इतना पैसा हो कि हाँ भाई आप करोड़पति हो, 10-20 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है अकाउंट में, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीद लो और उसे रेंट कर दो और भाई खाते रहो बैठ के। पैसा नहीं है तो स्किल सीखो, जैसा कि आपने कहा कि टाइम है, कैपेबिलिटी भी है, तो स्किल सीखो। शेयर मार्केट आपको रातों रात अमीर बना सकती है, दिस फैक्ट इज ट्रू, बट विद नॉलेज। आप ये मत सोचो कि एकदम से कुबेर देवता आएंगे और आपने 1 लाख रुपए लगा दिया वो 1 करोड़ करके चले जाएंगे, जीरो बढ़ा के दो। ये नहीं होगा। करना आपको अपने दिमाग से ही पड़ेगा। तो उस दिमाग को उस तरीके से चलाने के लिए सीखो, कोर्सेज अवेलेबल हैं, करो, कमाओ पैसा, कौन रोक रहा है। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे वो बस एंटर कर जाते हैं देख के कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, और उसके बाद शुरू कर जाते हैं, लॉसेस ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं बाहर से, और उसके बाद फिर उसको भी लगा देते हैं और फिर और डेप्थ में चले जाते हैं। इवन मैं जैसे कि कंपनी हमारी जैसे चल रही बूमिंग बुल्स, तो उसमें कई बार ऐसे लोग आते हैं जो भाई सुसाइड करने की बातें भी कर रहे होते हैं कि भाई इतना डेप्थ हो गया है, इनसे उधार ले लिया, उनसे उधार ले लिया, तो और ये सब चीज़ें भी है। तो इस तरीके के भी कुछ लोग हैं। तो व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल? देखो उन्हीं के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जुआ मत खेलो भाई, आप सीखो। बहुत सारे ट्रेडर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि वो मतलब प्रॉपर 4 से 5 घंटे जब मार्केट ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है, वो प्रॉपर फोकस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंडिकेटर्स लगा के देख रहे हैं कि अच्छा ये चार्ट पैटर्न है, ये होगा ये होगा ये होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जुए में आदमी क्या करता है, पहले जो जुआ हुआ करता था मटका और ये सब जो अपन ने सुना, खेला कभी नहीं उसमें क्या होता था कि मैंने 100 रुपए की पर्ची खरीद ली, राइट। अब लॉटरी अगर लग गई तो 100 के 1 करोड़, नहीं लगी तो 100 गए। एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम पब्लिक क्या कर रही है कि वो रोज 100 रुपए की पर्ची खरीद रही है, लेकिन 1 करोड़ नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो 1 करोड़ किसी एक के होंगे रोज। सही बात है। और इंडिया के अंदर 140 करोड़ है पॉपुलेशन भैया। तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आपकी किस्मत चमकेगी भाई। तो ये मत करो, जुआ मत खेलो, चीज सीखो। देखो चीज ऐसी है कि कमा के देगी, लोग कमा रहे हैं, प्रूवन है, टेक्निकली प्रूवन है ये, सब लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि हाँ भाई इस बंदे ने आज 10 लाख कमाए, इस बंदे ने आज 12 लाख कमाए, किसी बंदे ने 1600 रुपए कमाए, लेकिन कमाए। बिल्कुल सही बात है। अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो वो सही रास्ते पे चलने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। राइट। अब अगर मैं आउट ऑफ द ब्लूज आपसे ये कह दूं कि अरे यार तुझे पता है मैंने आज 5 लाख रुपए कमा लिए शेयर मार्केट से, तो आप मुझसे कहोगे कैसे कमाया यार, बता यार मैं भी लगाऊं। तुरंत कल ही मैं चला जाऊंगा उसका। 80% लोग सेम डे डीमैट अकाउंट खोल देंगे। राइट। सेम डे। राइट। अगर मैं अभी यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के आपको ये बोल देता हूँ कि भाई मैं तो पिछले 1 हफ्ते से ना 5 लाख रुपए रोज कमा रहा हूँ और मैंने डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, कुछ नहीं करना होता, बस चार्ट देखना होता है और इंट्यूजन लगानी होती है कि हाँ भाई अब बढ़ेगी अब घटेगी, तो 80% लोग अभी डीमैट अकाउंट खोल देंगे क्या भाई यार चलो यार भाई 10,000 तो अपने पास भी हम भी लगा देंगे। तो वो मत करो भाई, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और आजकल तो मार्केट में इतनी फेक न्यूज़ वाले भी लोग हैं कि भैया हम टिप्स दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम भाई कुछ नहीं होता। मैंने इस चीज़ में मतलब थोड़ा बहुत मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, बट थोड़ा बहुत ही करता हूँ क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसकी। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि टिप्स के लिए आपको कॉल करेंगे कि हाँ हम टिप देंगे और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक दिन मुझे एक कॉल आया
तो उन्होंने बोला सर हम ना 2 टिप देते हैं एक दिन में, हम वीकली चार्ज करते हैं 5,000 रुपये। अच्छा, 5 दिन के 5,000 रुपये लेते हैं और डेली आपको 2 टिप देंगे बिल्कुल सटीक। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा समझ लेते हैं तुम्हारी बात कि हाँ ठीक है तुमने टिप दी, मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने 10,000 रुपये तुम्हारी टिप पे लगा दिए। अब वो डूब गए, तुम कॉन्फिडेंट हो कि वो बढ़ेंगे बट वो डूब गए। अब मेरा जो नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? अगर तुम्हारा तुक्का चल गया और टिप सही हो गई तो तुम पैसे तो लेने आ जाओगे, लेकिन अगर नहीं सही हुई तो वो जो मेरा डूब गया वो कौन देगा? नहीं सर हम रिकवर करा देंगे। मैंने कहा और रिकवर नहीं हुए? यार मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने 10,000 रुपये खेल दिए, लॉस हो गया, अब रिकवर कैसे होंगे? पैसे तो है नहीं खेलने के लिए। सही बात है। तो वो बंदा मुझे जवाब नहीं दे पाया। नहीं इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कैपिटल तो रखना पड़ेगा, ये रखना। मैंने कहा कैपिटल रखना पड़ेगा और जुआ ही खेलना इंटेलिजेंस तो मैं खेल लूँ, तेरी क्या जरूरत है मेरे को? सही बात है। मैं खुद ही खेल लूंगा भाई, कम से कम मेरे को ये तो रहेगा कि मैंने डुबाया पैसा भाई। सही बात है। अगर तू मेरा पैसा डुबा देगा तो मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहूंगा, मेरा निकलवा। इससे अच्छा तो ये ना कि मैं खुद ही डुबा दूं। सही बात है कि भाई डुबा के मैं चुप तो बैठ जाऊंगा कि नहीं आता था ना खेलना बेटा इसलिए डूब गए, अब मत खेलियो। एक नई लर्निंग भी होगी कि ये नहीं करना। हाँ वही तो। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ना जाएं भैया कि हमें टिप मिला है, हमें ये मिला है, हमें वो मिला है। और एक चीज़ मैंने मार्केट में देखी कि क्या हो रहा है कि जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जैसे अब आप इंस्टाग्राम पे वो आपको टिप देंगे कि भैया MTNL खरीद लो 2 दिन में रॉकेट। अब लोग क्या करते हैं, लोग तो फिर लोग हैं, अरे यार 2 दिन में रॉकेट ठीक है खरीद लो। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने MTNL के ऑलरेडी शेयर खरीद रखे होते हैं बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में, MTNL बढ़ नहीं रहा होता है तो वो वेट कर करके थक जाते हैं, वो टिप दे देते हैं। वो जैसी टिप देते हैं 200-400 लोग MTNL खरीद लेते हैं, रेट बढ़ जाता है, वो अपना बेच के निकल जाते हैं। अब जो 200-400 लोग खरीद के बैठे थे वो डूब जाते हैं। तो इंडस्ट्री में लोग ये खेल खेल रहे हैं आजकल कि भाई शेयर से पैसा नहीं निकल रहा, ऐसे निकलेगा, क्योंकि उनको ये पता लग चुका है कि दुनिया इतनी फ्री है कि वो हमारी रील देखेगी और यकीन भी मानेगी, क्योंकि पैसे की बात है। भाई कौन नहीं चाहता कि मैं यहाँ बैठे बैठे मेरे पास 1,000 रुपये पड़े हो 10,000 हो जाए? कौन नहीं चाहता? सही बात है। मैं भी चाहता हूँ, अभी दे दूंगा मैं 1,000 रुपये कि ले भाई इसे 10,000 कर दे। राइट। तो उसी जुए के चक्कर में लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ओके। तो राइट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। तो भैया आप ट्रेडिंग करो बट राइट नॉलेज के साथ, पहले सीख लो और सीखो, सही नॉलेज जगह से लाइक यू लर्न इट बिल्कुल, देन ओनली अप्लाई इट। अच्छा ट्रेनर ढूंढो, सीखो उससे। जैसे आपका बूमिंग बुल्स है अनीश, मैं जानता ही हूँ, मिला भी हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास। तो सीखना चाहिए बंदों को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एक थोड़ा सा हम लोग हट के बात करते हैं चीज़ों से। हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, हमने AI की बात कर ली, कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर ली, हमने स्टॉक मार्केट की बात कर ली, हमने फिटनेस की भी बात कर ली है। नाउ इसके अलावा अब एक जो चीज़ है दैट इज़ गॉड, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप प्रॉपर ब्राह्मण हो, राइट? हाँ। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज भी है। अभी हम लास्ट टाइम जब बैठे थे तब मैंने वो चीज़ देखा, तो नहीं लेकिन हाँ बट थोड़ी बहुत है। व्हाट इज़ गॉड? भगवान क्या है? देखो मेरा थोड़ा सा इस पे पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कोई एक पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, वो है, उसको पता है उस पावर को कि इस टाइम सूरज निकालना है, पेड़ों को धूप देनी है, ये करना है, वो करना है, इस टाइम सूरज डुबा देना है, रात हो जाएगी तो लोग सोएंगे, इतने टाइम लोगों को सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, ये सब उस बंदे को पता है। तो वो एग्जिस्ट करता है मेरे अकॉर्डिंग। ओके। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी चीज़ को लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ आजकल क्या हो रहा है कि लोग बहुत गुरु करने लगे, जो गुरु जी ने कह दिया वो कर दिया, जो इसने कह दिया वो कर दिया। तो एक आपने बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आजकल क्या हो रहा है कि कुछ गुरु क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे पेपर पे लिख देते हैं, कुछ बंदा आता है वो पेपर पे लिख के रखते हैं कि अच्छा ये और ये कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने बोला कि भाई अगर तुमको ये करना आ गया तो भगवान तो तुम ही हो गए, फिर भगवान का क्या रोल है? क्योंकि भगवान तो तुम बन गए ना। अगर मेरे को ये पता है कि सौरभ यहाँ पे आ रहा है और ये उसकी प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगी, तो मैं भगवान हो गया ना भाई फिर, क्योंकि मैंने सौरभ की प्रॉब्लम भी जान ली, उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया और उसे बता भी दिया। सही बात है। तो फिर भगवान में और उनमें क्या डिफरेंस रह गया? तो वो यही बोलते हैं कि भाई
तुम मन से मानो और उसकी साधना करो जैसे भी करना चाहते हो। बहुत लोग होते हैं जो प्रॉपर के हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सबके अपने अपने वेज हैं करने के। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, करना चाहिए भाई, अपने अपने मन से जो बने करो। पर मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भगवान को मन से मानता हूं। मैं उस एनर्जी की इज्जत करता हूं जो ये पूरे संसार को चला रही है, जो हर चीज का ख्याल रख रही है। मतलब कैसे आप कितने भी, जैसे अब मैं टेक्निकल फील्ड से रिलेट करता हूं, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आप एक प्रोजेक्ट में अगर 100 लोगों की टीम है तो आपको 10 लीड चाहिए उसमें, जो उस टीम को मैनेज करें, एक एक चीज करें, ये करें, अच्छा उस बंदे को ये प्रॉब्लम है, वो बंदा ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, वो सब मैनेज करने के लिए। लेकिन देखो कितनी बड़ी पावर है कि उसको पता है कि दिल्ली के उस कोने में वहां पे एक फूल आने वाला है, उस फूल को धूप चाहिए और पानी चाहिए, वो दे रहा है डायरेक्टली। तो वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि उससे हर छोटे छोटे कण की मतलब चिंता है, वो उस हर छोटे कण का ख्याल रख रहा है भाई। तो वो इतनी बड़ी पावर है, तो मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसे मानता हूं और मन से मानता हूं। अब वो लोग किसी भी रूप में मान ले भाई, कि जी हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम भोलेनाथ को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज की उस तरीके से मन से इज्जत करो कि हाँ भाई वो है। क्योंकि देखो ये धरती टिकी ही उम्मीद पे हुई है। सही बात है। कुछ भी होता है आज भी, अगर यहाँ भी कुछ भी होगा हमारे बीच भी, तो हमारे मुंह से सबसे पहली चीज ये निकलेगी कि यार भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे। मान लो कोई चीज अटकी हुई है आपकी, तो आप सबसे पहले भगवान से प्रे करते हो कि भगवान कर दे। मैं ये कहूंगा कि आप प्रे करो, लेकिन आप इतने अंधे मत हो जाओ कि आप लोगों की बातों में आके, और भाई कोई किसी ने बता दिया अच्छा भाई ये करा, ये वाला उपाय कर ले, वो वाला उपाय कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। एक मुझे अच्छे से याद है, कुछ साल पहले मेरी मम्मी ने, मम्मियों को बहुत रहता है यार ये पंडित वंडित को दिखाने का, हालांकि हम भी पंडित ही हैं, लेकिन हमको वो वाली पतरे वाली नॉलेज नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली दिखाई किसी को, तो उन्होंने कोई दोष बता दिया उसमें, पंडित जी ने, कि जी ये कुंडली में तो ये वाला दोष है। भाई मिडिल क्लास फैमिली और ऐसे ही रेज हुए हम लोग, तो मम्मी का अगला सवाल, उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जाके उस मंदिर में ना वो चढ़ाओ तो ठीक हो जाएगा। तो लाइफ में पहली बार मुझे एक ऐसा, मतलब एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई मेरी, जिन्होंने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया और जिन्होंने मेरी थिंकिंग को ऐसा कर दिया। तो हम वहाँ गए मंदिर में, तो जो जो पंडित जी ने बोला था मम्मी लेके गई थी, मम्मी ने मेरे हाथ से चढ़वा दिया और सब कुछ करवा दिया। अब हम जब वहाँ से निकलने लगे, तो जो मेन उस मंदिर के पुजारी हैं, मतलब यहीं हरियाणा में बहुत बड़ा मंदिर है वो, उसके मेन जो पुजारी हैं, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने देखा कि लौंडा तो जवान है और उन्होंने मुझसे बात भी की थी, तो उन्हें लगा कि हाँ समझदार भी है भाई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लगता है तुझे। मैंने बोला मतलब समझा नहीं मैं। क्या तेरे को क्या लगता है कि जैसे ये तू आया, तूने ये सब कर दिया, तो क्या वो जो दोष है तेरी कुंडली में वो हट गया? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा अगर अब मैं उस पंडित की बात मानूं जिसे कुंडली दिखाई थी तो उसके अकॉर्डिंग तो हट गया, लेकिन अगर मैं इनकी बात सुनूं तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने कहा कि हट गया होगा। कहता नहीं। मैंने कहा फिर? कहता अब तू अपनी कुंडली किसी और पंडित के पास लेके जाइयो, वो सेम चीज बताएगा कि भाई ये वाला दोष है। कहता ये सब लोगों ने बनाया हुआ है जिस पे हम चल रहे हैं। कहता एक बार जो चीज कुंडली में लिखी गई वो कैसे बदल जाएगी? कुंडली तो तेरे पास है, कोई चेंज करने के लिए तो लेके ही नहीं गया। या तो ऐसा होता कि तू यहाँ पे ये काम करने आया, तूने काम किया, भगवान आए, तेरी कुंडली ले गए, चेंज करी और वापस रख गए, ऐसा हुआ? मैंने कहा नहीं। कह रहा फिर तूने कैसे मान लिया कि हट गया होगा? तो उन्होंने मुझे ये बात सिखाई कि तू यहां से इज्जत कर और जुड़ जा, उसके बाद फिर जो होगा ना वो अपने आप देख लेंगे। तो लोगों ने ये मिथ बना लिए हैं ऑलरेडी, लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। बड़े बड़े जो गुरु हुए हैं उन्होंने एक ही बात कही है, धर्म को मानो, उससे डरो मत भाई। और 80% दुनिया क्या कर रही है? 80 भी क्यों, 99% दुनिया क्या कर रही है? डर रही है। भाई कुछ लोग हैं मंगलवार को नहीं पीते, कुछ लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जी हम मंगलवार को नहीं पीते। क्यों? बजरंग बली का दिन होता है। अच्छा भाई ठीक है। बुधवार को पी लेते हो? हाँ बुधवार को पी लेते हैं। क्यों?
बुधवार गणेश जी का दिन नहीं है, हम्म, क्यों पी रहे हो भाई? मतलब गणेश जी का हाइट तुमने कम कर दी, फिर बजरंगबली को उधर बिठा दिया, गणेश जी नीचे आ गए, राइट। ठीक है। थर्सडे को पी लिया, विष्णु जी का दिन है भाई। फ्राइडे को पी लिया, माता का दिन है भाई। शनिवार शनिदेव का है, संडे भैरव बाबा का है, मंडे भोलेनाथ का है। तो ये तो दिन तो सारे भगवान के हैं। तो नहीं पीना तो फिर नहीं पीना, खत्म करो या तो लोगों ने डर बना लिए हैं कि नहीं अगर मैं मंगलवार को पीता हूं ना। अब क्या है कि भाई लोगों ने ये चीजें ना सेट कर ली हैं अपनी लाइफ में। शनिवार को अगर मैं लोहा खरीद लूंगा ना, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो शनिदेव से रिलेटेड है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, ऐसे वैसे। तो इसका मतलब तो जैसे कि जितने लोग बड़ी बड़ी डील करते हैं, देश देश से डील कर रहा है, रॉकेट मंगाए जा रहे हैं, ये मंगाया जा रहा है, तो वो तो शनिवार को कभी भी नहीं आने चाहिए। हाँ, जो बंदे जिनकी शॉप है, हाँ, जो बेचते ही लोहा है, हाँ, जिनका काम ही लोहा खरीदना बेचना ठप सैटरडे ठप, उन्हें दुकान ही नहीं खोलनी चाहिए कि भाई आज मैं लोहा नहीं बेचूंगा भाई, कोई खरीदने नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि कोई भी नहीं खरीद रहा? सब खरीद रहे हैं, मतलब काफी लोग खरीद रहे हैं। तो ये तो बेफिजूल का डर है ना। कौन से भगवान ये कह के गए हैं भाई कि तुम ये अलग अलग टाइप के डर बना लो? भगवान ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, भैया मैंने बनाया था इंसान, बाकी सब कुछ उसने बनाया अपने आप, मैं नहीं आया बनाने। सारी साइंस उसने खुद ही बना ली कि भाई इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत करो, पूजा करानी है वो मैं शुभ मुहूर्त बताता हूँ। क्यों भाई? आज मेरा मन है कि मैं मंदिर जाऊं, तो मैं क्यों ना जाऊं? सही बात है। लोग ये कहते हैं कि अरे भोलेनाथ पे ना सोमवार को ही जल चढ़ाना चाहिए। क्यों भाई? शिवलिंग सोमवार को ही शिवलिंग रहता है क्या बाकी दिन? भाई भगवान भी वही है, शिवलिंग भी वही है, तो फिर बाकी दिन ऐसा क्यों हो जाता है कि नहीं सोमवार को चढ़ाना भैया? क्या मतलब उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया सोमवार पे कि नहीं भाई सोमवार को ही आना भैया, देखो तभी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे पाऊंगा वरना नहीं दूंगा। राइट, तो गलत है ना भाई ये। सही बात है। तो लोग इन चीजों में घुस गए हैं भाई। तो मुझे ये चीजें मतलब थोड़ी सी खटकती हैं कि आज के टाइम में इतना डिजिटल वर्ल्ड है भाई, तुम्हारे एक क्लिक पे हर चीज रखी हुई है। तुम सर्च करो ना यार, तुम ये मिथ्स क्यों बना रहे हो और क्यों फैला रहे हो? खैर मेरे को ऐसा लगता है ये तो बने बनाए हैं लोग, बस अब क्या हो रहा है कि उसको बस फॉलो करे जा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उसको। ये गलत है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि ये गलत है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मेरे घर में ऐसा होता है कि भाई शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो अब हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो ये आज भी फॉलो होती है कहीं ना कहीं। जैसे ऐसा होता है ना कि भाई इवनिंग हो गई है या फिर क्या आते हैं थोड़ा सा घर साफ नहीं है, तो जैसे कोई भी चला जाता है तो मम्मी भाई रोक देती हैं। हाउएवर मेरे को थोड़ी ये बात खटकती थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर मैंने क्या करा, मैंने रिसर्च करी, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, क्यों है। और जब मैंने वो चीज़ करा तब मेरे को पता लगा यार पहले के टाइम में लाइट नहीं होती थी। एग्जैक्टली। और शाम को जब वो झाड़ू लगाई जाती थी या कुछ ऐसा होता था तो सोना वोना कुछ जो वो चला जाता था बाहर। एग्जैक्टली राइट, तो वो था और उसको स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़ लिया गया है। और जोड़ने के बाद फिर उसको ऐसा बना दिया गया कुछ अपशगुन हो जाएगा काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। तो वो डर बन गया है, उसकी वजह से वो चीज़ नहीं करी जाती है। तो हाँ, उस चीज़ को मैं एकदम एग्री कर रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ें कुछ लॉजिक्स की वजह से थी और उस लॉजिक को तो छोड़ दिया गया है, अब उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ के डर बना दिया गया, उसको वो फॉलो कराना। और कोई भी मतलब सब लोग ही उसको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, सब लोग। अब जैसे बोला जाता है कि जैसे आपने झाड़ू वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही बोला जाता है कि शाम होने के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। इसका लॉजिकल रीजन है क्योंकि पहले के टाइम में नेल कटर नहीं होते थे, लाइट भी नहीं होती थी, लोग ब्लेड से या चाकू से नाखून काटते थे। तो उसमें ये होता था कि दिखेगा नहीं ना तो उंगली कट जाएगी। अब लोगों ने क्या कर दिया है, अरे शाम हो रही है नाखून काट रहे हो तुम। अरे भाई मेरे को कल ऑफिस जाना है या मेरे को किसी से मिलने जाना है, मेरे नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं तो मुझे काटने पड़ेंगे ना यार। बन गया तो वो उसमें हो गए कि अरे भैया लोग कहते हैं कि शाम को ये नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो भाई इन सब चीज़ों से बाहर आए लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत हैं सोचने के लिए, देखने के लिए। लेकिन लोग क्या है, लोग वहीं फंस गए कि नहीं भाई ऐसे है तो ऐसे ही है, ऐसा चला आ रहा है तो ऐसा ही चलाता हुआ चला जाएगा। राइट। मुझे बस थोड़ा सा दुख इस चीज़ का होता है कि हम इतने एडवांस हो गए हैं लेकिन फिर भी फंसे हम वहीं हुए हैं। अभी भी हम वहीं फंसे हुए हैं। हम कपड़ों से वेस्टर्न हो गए हैं, लाइफस्टाइल से वेस्टर्न हो गए हैं, लेकिन जो हमारा कोर है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी वजह से काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि स्टक हैं इन चीज़ों में। मैं देख रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी बनाई गई थी बेसिकली आदमी के मन को शांत रखने के लिए। क्योंकि देखो आप कभी भी किसी अच्छी जगह में जाओगे ना, जैसे आपने घर बनाया, कोठी बनाई और आपने वो इतनी सुंदर बना दी, बिल्कुल लैविश, तो आप जब भी उसके अंदर घुसोगे ना तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी।
क्योंकि वो जगह सुंदर होगी और साफ होगी। सही बात है। सेम चीज होती है मंदिर। जब भी आप मंदिर में जाते हो, मंदिर हमेशा साफ रहता है, हमेशा सुंदर लगती है भगवान की मूर्ति। तो आपको वहां जाके कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसा लगता है हा, यहाँ आना चाहिए था। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें लोगों को सोचनी चाहिए। ये सब चीजें छोड़ के कि ये नहीं करना यार, वो हो जाएगा, ये नहीं करना, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और लोग मैं ये देख रहा हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है लोगों पे कि लोग ना इन चीजों को प्रैक्टिकली प्रूव कर लेते हैं अपने आप ही। कि मान लो जैसे अब तुम गाड़ी लेके निकले, आज सैटरडे है, हल्की सी गाड़ी कहीं टच हो गई, सबसे पहला दिन यार शनिवार ही आज सैटरडे, इसलिए हो गया ऐसा। अरे भाई शनि भारी होगा तो फिर वो तो 7 दिन रहेगा ना, वो शनिवार को ही क्यों भारी रहेगा? सही बात है। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, लेकिन ये नहीं सोच रहा कोई भी। सब सिर्फ ये सोच रहे हैं अरे आज सैटरडे तक शनि भारी है इसलिए हो गया ऐसा। तो मैं चाहता हूं कि जो अपने जैसे यंगस्टर्स हैं, और मतलब मैं चाहता हूं पूरी दुनिया ही इस बारे में रिसर्च करे यार, और इन सब चीजों से बाहर आए पहले। ट्रू। क्योंकि लाइफ में और वर्ल्ड में ना इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम इंडियंस ना बहुत स्ट्रांग है भाई। हम किसी भी चीज में पीछे नहीं है, किसी भी चीज में। वो तो हमें ऐसा प्रिटेंड कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री में भी है मेरे को इंटरेस्ट, कि आज से 200 साल पहले तो हमें बाहर की किसी कंट्री की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा अंदर का इकोसिस्टम ही इतना अच्छा था कि हम अपने लिए खाना भी बना रहे थे, अपने लिए औजार भी बना रहे थे, हमारे पास सर्जन्स भी थे, हमारे पास हर चीज़ थी, हमें बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। इवन जब बाहर के कंट्रीज़ के लोग आए, ठीक है, तब उनको जब पता लगा हमारा जो भी रिच कल्चर है, तो उनको हमारी ज़रूरत लगी। वो हमसे कितनी चीज़ें लेके गए और बाहर जाके अपने देशों के अंदर, अपनी कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। तो आज भी ले रहे हैं यार। योग कहाँ इन्वेंट हुआ? हमारे पुराणों में भैया। दुनिया योग कर रही है, योग डे मनाया जा रहा है अमेरिका में, यूके में, यहाँ वहाँ सब जगह योग डे मनाया जा रहा है। कहाँ से आया योग? एग्जैक्टली। हमारे ऋषि मुनि तो देखे गए, उन्होंने तो बताया कि आपको योग की इस पोजीशन में बैठ के मेडिटेट करोगे तो ये होगा। राइट। आप मेडिटेट करके देखो, फील ही अलग चला जाता है बिल्कुल। तो वो चीजें यहाँ पे पैदा हुई हैं भैया। आज भी साइंटिस्ट वो खोज कर रहे हैं जो हमारे पुराणों में ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। वो तो ऑलरेडी रिटन है। राइट। वो इसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं आज के टाइम में। सोचो कितने 100 साल पुरानी बात है जो आज प्रूव हो रही है। तो लोग मान रहे हैं उसको, लेकिन हमारे पुराणों में लिखी हुई तो ये वो नहीं मान रहे हैं इस चीज को। कितना डिस्टेंस है यहाँ से चांद का और कितना डिस्टेंस है यहाँ से सूरज का, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। राइट। संस्कृत में आप वेद पुराण उठा के देखो, उसमें आपको मिलेगा। एग्जैक्टली। लोग नाप रहे हैं आज के टाइम में कि सैटेलाइट भेजो, ये करो, वो सब करके। तो इसका मतलब ये सोचो ना कि हमारा कल्चर तो ऑलरेडी इतना रिच है। सही बात है। लेकिन लोग फॉलो नहीं करना चाह रहे। लोग क्या फॉलो करना चाह रहे हैं? शो। कि भाई अमेरिका में रहता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, उसमें मजा आ रहा है लोगों को। एग्जैक्टली। तो लोग अपना कोर छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए इंडिया के लिए मुझे बुरा लगता है। हम एक पावर पैक्ड कंट्री हैं। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। सही बात है। हर फील्ड के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स हैं। सीईओ देख लो ना, कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें भाई इंडियन सीईओज बैठे हुए। यार यूके का पीएम बन गया हमारा बंदा। अरे यूएस के अंदर कामला हैरिस, भाई इंडियन ओरिजिन है वो। मैं वही तो बोल रहा हूँ। राइट। एग्जैक्टली। भाई वी आर रिच। हम अमीर थे और हम अमीर रहेंगे। लेकिन वो अमीरी बनाए रखने के लिए रिसोर्स को यूज उस तरीके से करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। जो नहीं हो रहा। राइट। अब इतनी कंपनीज है। अब देखो आईबीएम अपना सेंटर बंद करके, अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि आईबीएम अपना चाइना का सेंटर बंद करके इंडिया में खोल रही है। एप्पल ने शुरू कर दिया। एप्पल ने यहाँ शुरू कर दिया अपना काम। सैमसंग का इतना बड़ा प्लांट नोएडा में लग गया। तो कुछ है ना भाई। एग्जैक्टली। तभी तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इतने एफडीआईज आ रहे हैं। शेयर मार्केट के अंदर कितनी हलचल होती थी पहले, कुछ भी हलचल नहीं होती थी आज से 10 साल पहले। राइट। नॉर्मली लोग शेयर खरीदते थे, 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल वेट करते थे कि यार बेचते। आज इतनी हलचल है कि क्या पता आज आपने एक शेयर खरीदा, 2 महीने बाद ही वो इतना महंगा हो गया कि आप करोड़पति बन गए। मैंने देखा है कुछ शेयर्स अभी 200% का रिटर्न दिया है। हाँ? कुछ शेयर्स ने तो आई एग्री ऑन दैट। तो कुछ है ना इंडिया में। Exactly. तभी तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं चल के कि नहीं भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो। राइट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडियंस नहीं समझ रहे ये बात। एग्री। इंडियंस उनका ही इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो ही आए और लगा दें, हम तो कुछ नहीं करेंगे।
इंडिया के मंदिरों में इतना सोना है जितना एक कंट्री के पास नहीं हाँ, होता यार। I know that. अगर तुम इंडिया के सिर्फ मंदिरों से सोना इकट्ठा कर लो ना, तो शायद यूएस के पास इतना सोना ना हो जितना सिर्फ मंदिरों में है। Exactly. समझ रहे हो? मंदिर छोड़ो, जो की जो विमेन्स हैं, हाँ, जो औरतें हैं, ये सर्वे हुआ उनके तो है पास अभी। इतना सोना है कि वैसे एक कंट्री का जीडीपी नहीं होती है। लेकिन किसी को इस चीज में प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ? चाइना हमसे क्यों आगे है? चाइना की पॉपुलेशन हमसे थोड़ी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। चाइना सिर्फ प्रोसेस और स्ट्रक्चर की वजह से हमसे आगे है। कम्युनिस्ट कंट्री है, उनका बजट आप देखो और अपना बजट देखो। यहाँ क्या हो रहा है कि अभी भी मारामारी यही चल रही है कि गरीबी कैसे हटाएं, गरीबी कैसे हटाएं, गरीबी कैसे हटाएं। यहाँ कोई ये नहीं सोच रहा कि स्किल पे पैसा खर्चते हैं। Exactly. गरीबी अपने आप हट जाएगी भाई। मैंने एक वो पढ़ा था, उसमें था कि चाइना 2% पैसा तो सिर्फ रिसर्च में लगाता है। अपनी बजट में 2% इज़ अ वेरी बिग नंबर, और वो बजट के अंदर लगाया जाता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाता है, नई चीज़ें निकालने चाइना में। 15 से 20% पैसा स्किल पे लगाता है। चाइना के अंदर आप जाओगे तो आप ये देखोगे कि एक गली है, उसमें 4 घर हैं, उन चारों घरों में मोबाइल तैयार हो जा रहा है। अरे मैं ये चीज़ और मैंने अभी नोटिस करी, अभी रील ही देख रहा था मैं, तो उसके अंदर बेसिकली ये आ रहा था कि जो किंडरगार्टन्स होते हैं, प्री स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जा रही। हाँ। वहाँ पर हो रहा है कि भाई टोकरी कैसे बनानी है, हाँ। और क्या कहते हैं खाना कैसे बनाना है, बेसिक, और ऐसी ऐसी बेसिक जो जो चीज़ एक्चुअल में काम आती है, मैं वही तो सफाई कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हो रही है। पैसा खर्च रहे हैं स्किल पे यार। वो लोग गार्निश कर रहे हैं चीजों को। राइट। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ लड़ाई किस चीज की है? स्कूल में पानी नहीं आ रहा, स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है, स्कूल में, अरे भाई स्कूल किस लिए है? पढ़ाई के लिए ना। तुम पढ़ाई सही करो ना पहले। पढ़ाई कोई नहीं सही कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है कि वो स्कूल में स्विमिंग पूल लगा दिया। पहले तो जमीन पे बैठ के पढ़ाई होती हाँ। थी, और भाई उस टाइम पे क्या था यार, वो गुरुकुल जो होते थे। विद्वान निकले हैं वो लोग। हाँ हाँ, जो जमीन पे बैठ के पढ़ गए हिंदुस्तान में, वो विद्वान हो गए भैया। राइट राइट, क्योंकि वो पढ़ गए। एग्जैक्टली, आज के जमाने में पढ़ाई थोड़ी हो रही है। सही बात है। यार तुमने बोर्ड्स, हमारे टाइम में बोर्ड्स कितने डिफिकल्ट आते थे, काफी। आज के टाइम में बोर्ड्स हो गया हलवा। क्योंकि बच्चे को पूरे साल में इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि अरे ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, अरे ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, फिर भी बच्चे फेल हो रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि या तो बच्चे ठीक नहीं है या फिर सिस्टम ठीक नहीं है, कोई तो गड़बड़ है। क्योंकि जब मैं आपको पूरा पेपर ही बता दूंगा, हमारे टाइम में कैसे होता था, पता नहीं क्या आएगा भाई, पूरी किताब पढ़ ले। सिंपल सी बात। वो जो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, वो भी होते थे 500 क्वेश्चन। हाँ। अगर तुम सच में वो 500 क्वेश्चन पढ़ लो ना, तो पूरी बुक कवर हो जाती थी उसमें। सिंपल सी बात होती थी कि भैया पूरी बुक पढ़ लो, पता नहीं क्या आएगा। हम नहीं बता सकते, टीचर ये बोलते थे। आज के टाइम में टीचर को ऐसे टिप्स पे पता होता है, अच्छा 6 नंबर का वो वाला आएगा, 4 नंबर का वो आएगा, 5 नंबर का वो आएगा, ये पढ़ के चले जाओ बस खत्म। फिर भी बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। सही बात है। फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज पहचानी ही नहीं जा रही कि बच्चे की स्किल क्या है। प्रॉब्लम ये है, चाइना जैसी कंट्री बचपन से ही ये चीज देख लेती है कि बच्चे की स्किल क्या है, और वो उस स्किल पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो जब तक वो बच्चा 12th पास करता है ना, वो एक स्किल्ड बंदा बन चुका होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बन जाता है। तो बनता है, और उसके बाद भाई फिर देखो आपके सामने। जब इंडिया ने ये इम्पोर्ट बंद करने की बात कही थी कि हम दिवाली की लाइट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो चाइना ने एक बहुत सिंपल सी बात की थी कि मेरा जो 2% माल होता है ना, मैं सिर्फ वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता हूँ। तुम बंद भी कर दोगे ना तो भैया 98% थोड़ी बंद हो रहा है। सही बात है। मैं तो पूरे वर्ल्ड में माल भेज रहा हूँ, मेरे पास इतना स्किल है। समझ रहे हो? तो इन चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब अंदर की लड़ाई में लगे हुए हैं, मैं यहाँ प्लॉट खरीद लूँ, मैं यहाँ ये कर दूँ, मैं वहाँ वो कर दूँ। लोग ये नहीं सोच रहे कि मतलब हिंदुस्तान को ही क्यों ना ऐसा बना दिया जाए कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। इस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। सब इस पे काम कर रहे हैं कि मुझे दुबई सेट होना है, मुझे मलेशिया सेट होना है, मुझे सिंगापुर सेट होना है। अरे भाई हिंदुस्तान ही ऐसा बनाओ ना कि वहां के लोग यहाँ आके सेट हों, कि भैया चलो इंडिया में रहते हैं। उस पे कोई काम नहीं कर रहा है भाई। बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वो जो एमेनिटीज हैं, आप जब बाहर मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ पे जो वो एमेनिटीज हैं मिल रही हैं, वो इंडिया में नहीं है। देखो मैं बहुत बेसिक साफ सफाई, इतनी ज़्यादा साफ सफाई रहती है कि यार मतलब आप ये लगा लो, दुबई के अंदर आप वाइट सॉक्स पहन के अगर पूरे दुबई में भाई घूम लोगे ना, तो आपके सॉक्स गंदे नहीं होंगे, ठीक है। या फिर मैं कहीं और की भी बात करूँ तो लोगों की बात कर रहा हूँ, भाई यहाँ पर हर बंदा कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से आपको ऐंठने की, ठीक है,
पैसा निकलवाने की, वहाँ पर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर लोग सर्विस देने में, खुश करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और देखता हूँ कि कंट्री ग्रो हो रही है वो वाली। लेकिन इंडिया के अंदर वैसा नहीं है। इंडिया के अंदर अच्छा ये चीज़ आती है ऊपर से ही है। अब टैक्सेस ही देख लो भाई, कितने टैक्सेस हैं इंडिया के अंदर यार। जीएसटी हो गया, ठीक है, उसके अलावा आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो, या कुछ बिजनेस ओनर भी हो, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है कि भाई आपने जो भी कमाया है। उसके अलावा आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। कुछ भी खरीद रहे हो उसमें आप, तो मान के चलो मोटा मोटा 50% तो आप टैक्स में दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको अमेनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो ऑफकोर्स एक बंदा होगा ना कि यार जब मैं पैसा खर्च रहा हूँ तो मेरे को चीज़ें भी तो मिले ना, ठीक है। अब आती है बात कि चीज़ों को बनाने में, कि चलो लेट्स से कि एक वो कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता वाली चीज़। बिल्कुल। तो कोई बंदा निकलता भी है उस चीज़ को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जाके गुम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लाइफ टफ है। वो चलो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक बंदे है, उसने कुछ सोचा समझा, उसको अच्छा लगा, इंडिया के बेनिफिट की वाली बात है वो, उसने अपनी कंपनी बनाई, वो चीज़ें करने लग गया, आगे बढ़ा। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, तो आप देखोगे कि यार कभी कोई इसको सू कर देगा, कभी कोई कंपनी अगर क्या आता है उसने थोड़ा सा भी आगे पीछे करी चीज़ें, तो कोई रेट पड़ जाएगी उसके पास। वो कुछ भी अगर अच्छा करने जाएगा और वो बड़ा हो रहा होगा, लाइमलाइट में अगर आ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ उसके साथ ना बुरा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बंदा बैठ जाता है कि यार इनको करना ही नहीं है। रीज़न बिहाइंड मेरे को एक ऐसा ये भी लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी उतने ज़्यादा वेल अलाइंड नहीं है, ठीक है। कि भाई जैसे होता है ना कि अगर सारे के सारे मिल के, सारे पॉलिटिशियंस मिल के एक मोटिव पे अगर काम करने लग जाए तो वो चीज़ होगी। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हर किसी का अलग अलग होगा, कि सारे पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कैसे चाह रहा है, कोई कैसे चाह रहा है, कोई कैसे चाह रहा है। तो उस वजह से भी इंडिया क्या है, पूरा डिवाइडेड है। पंजाब में एकदम अलग कल्चर चल रहा होगा, ठीक है, राजस्थान में एकदम अलग कल्चर चल रहा है, और मैं बात करूं कि भाई महाराष्ट्र में एकदम अलग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट एज अ होल इंडिया कोई बात नहीं करता, ठीक है। बात कोशिश सब करते हैं कि भाई एज अ इंडिया को एज अ होल लेके चलने की, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई यूएई है, ठीक है, तो वहाँ पर ना कुछ लॉज हैं जो पूरे यूएई में के है, बहुत चीज़ों को लेके, भाई कि अल्कोहल को लेके बैन है, तो पूरी कंट्री में बैन है। अब बस दुबई आई है, दुबई के अंदर वो चीज़ लीगल हुई है अभी, बस एक ही और कंट्री, अदरवाइज पूरे यूएई के अंदर वो चीज़ बैन है। ऐसे ही मैं बात करूं कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि पूरी कंट्री में है, लेकिन इंडिया के अंदर अगेन आई फील कि यार हम लोग वही 2 गुना लगान भर रहे हैं, ठीक है, जो वो चला आ रहा था। बट वो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। मे भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट अगेन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी आती है कि भाई इंडिया इज़ नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट एक पार्ट जो अच्छा ये है, जो मेरे को समझ में आता है, दैट इज़ कि अभी आ रहा है यूथ, ठीक है, और जो आज का यूथ है ना, वो एजुकेटेड यूथ है। जो इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, 30% जो हम लोग हैं, ये हम उस जनरेशन से आ रहे हैं कि भाई हमारे फादर कैसे भी रहे हों, ये अच्छा काम उन्होंने कर दिया कि उन्होंने हमें पढ़ा दिया। और जब उन्होंने हमें पढ़ा दिया है, तो अब जब हम पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, जो वो कहते हैं ना इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, वो इसलिए ब्राइट है क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग आने वाले हैं इस इंडिया को चलाने के लिए। और जब ये लोग आएंगे ना, इंडिया को चलाएंगे, तो ये इंडिया को सही जगह लेके जाएंगे। और उसमें शायद एक चीज़ और है, दैट इज़ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर यूथ को समझनी चाहिए। जैसे आपकी मेरी, हम दोनों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर इंडिया नहीं है तो हम लोगों को भी वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंडिया बेटर हो। तो दैट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ आई थिंक। तो चलो यार, इट वाज रियली वेरी नाइस टॉकिंग विद यू, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट के ऊपर। इसको एंड करने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव करा है, जो आप कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश कि आप करते रहो, आगे बहुत ज़्यादा बड़े आदमी बनो। अलॉन्ग विद दैट, कि कोई एक सजेशन या एक एडवाइस जो आप देना चाहते हो, व्हाट वुड दैट एडवाइस गोना बी? यार बस मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो उसके लिए, इट्स अ जेनरिक वन, कि भाई मेहनत से कभी पीछे मत हटो, बस मेहनत सही दिशा में करो बस। क्योंकि देखो, मेहनत हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक रिक्शे वाला करता है, लेकिन क्या वो कभी बड़ा बन पाएगा? क्योंकि वो एक ऐसा घोड़ा है जिसके वो लगा हुआ है, जो घोड़ों के लगे होते हैं ना साइड में, कि इधर उधर ना दिखे, सिर्फ सीधा दिखे, इसीलिए।
तो तुमको वो हटा के घोड़ा बनना है कि भाई मेरे को पता हो कि मेरे को क्या करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला कि ये कर ले और मैं करने लग गया बस आंख बंद करके, तो वो कभी सक्सीड नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें। ये मेरी चौथी कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी। मैं 3 कंपनी से आया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि इनिशियल डेज में कि भाई बंदे को मतलब बीइंग अ डेवलपर ये बेसिक्स बहुत कॉमन होते हैं जो मैंने आपको बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, ये वो। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 3-3, 4-4 साल एक्सपीरियंस लेके 9-9, 10-10 लाख के पैकेज लेके बैठे हुए हैं और उनको यही नहीं पता। जो मतलब पहला कदम है वही नहीं पता, बस वो एक्सपीरियंस बना रहे हैं पेपर पे और पैकेज बढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों का ना फ्यूचर नहीं होता, वो एक जगह जाके स्टक हो जाएंगे। वहां पे जब बात होगी ना टैलेंट की कि भैया आपको आता क्या है, तो वहां पे फिर वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो मेहनत करनी है, बस सही डायरेक्शन में करनी है भाई, जिसमें इंटरेस्ट है। मेरा सिर्फ यही सजेशन है। फील्ड कोई भी हो, आप सक्सीड करोगे ही करोगे, ये 100% है डन बात। बट आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, लेकिन सही डायरेक्शन वाली। ऐसे नहीं कि बस मेरे को बॉडी बनानी है तो मैं चल दिया जिम और पागल ही हो गया भाई कि पता नहीं क्या क्या खा लिया मैंने और बॉडी बना के निकल गया बाहर। नहीं, आपको पता होनी चाहिए बारीकियां कि हाँ भाई क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा। उस चीज के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो 100% सक्सीड करोगे भाई किसी भी फील्ड में। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप अपना टाइम देने के लिए। आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल। आई होप कि व्यूअर्स को भी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। मोर ओवर अगर कुछ भी डाउट्स हुए उनके तो आई वुड से कि आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। आई विल ट्राई कि हम लोग इस तरीके का पॉडकास्ट या फिर इस तरीके की नॉलेज आगे भी शेयर करते रहें। और कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे तो आई माइट कॉल यू अगैन ओवर हेयर, हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी बातें कुछ डीप में भी चले गए थे हम लोग। उसके बाद फिर वहाँ से आए क्योंकि थोड़ा टाइम का भी एक वो है कंसर्न, बट विल मेक श्योर कि हम लोग आगे भी मिले। So thank you very much for coming over here. Thank you guys. Have a good day. Bye bye.